अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 9 F7 का स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 7, मेन तो यही सवाल था। 1 और 2 तो आसान सी बातें थी, ठीक है। क्वेश्चन 7 में असल में एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना सिखाया गया था, तो हो गया था, कोई मसला तो नहीं था, सादा सी बात थी। बस अगर हम पार्ट ए में थोड़ी हिम्मत कर लेते तो हो ही जाना था, लेकिन फिर शक्लें ऐसी बन गई थी कि फिर मैंने रहने दिया। चलो जी, एक और भाई भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाएं। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 7 भाई, पार्ट बी। ओके, कोई मसला? चलो ऐसे जगह में सही पक्की और बेहतरीन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट करो पोर्शन ऑफ बोरिंग कॉस्ट जो एलिजिबल है फॉर कैपिटलाइजेशन। मतलब वो बोरिंग कॉस्ट निकालो जो कैपिटलाइज कर सकते हैं, वही हमारी वर्किंग बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने दोनों ही गायब कर दिए फ़िलहाल यानी कि सवाल नॉर्मल तरीके से करते हैं। शुरू करें जी। इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 15 दिसंबर 2006, मैनेजमेंट ऑफ ताकत लिमिटेड decided to construct a qualifying asset amounting to $1 million. The management of Takat Limited approached a bank to finance the project, but bank agreed to finance only 50% of the estimated cost, that is $5 लाख। ये बैंक ने कहा हम दे देंगे, और इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेंगे? 15% पर एनम। द लोन वॉज सैंक्शनड ऑन यकम जनवरी 2007 and was immediately put into bank account of company. Management decided to utilize other general purpose loans to finance the remaining portion. बात समझ आ गई? पूरी कहानी समझ आई? $1 मिलियन इन्हें चाहिए था बैंक के पास, उन्होंने कहा हम सिर्फ $5 लाख देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाकी 5 लाख कहाँ से पूरा करेंगे? ये जनरल लोन। अब ये वो सवाल है जिसमें दोनों इकट्ठे आ गए। मैंने आपको अलग अलग सिखाए थे दोनों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सिर्फ स्पेसिफिक लोन था, और क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो है वो सिर्फ जनरल लोन वाले थे। 6 में जनरल लोन सिखा दिया था, 7 में तो असल में कैलकुलेशन थी बस एवरेज रेट निकालने की, तो वो कल हो जानी थी, लेकिन भाई की बैटरी इतनी लो हो गई थी कि फिर हमने बस कर दिया। ठीक है, सब बच्चे कीमती हैं, एक भी कीमती है, ठीक है। ओके, अब द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी एंड फर्स्ट पेमेंट वाज आल्सो मेड ऑन 1 जनवरी। फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ पेमेंट, वो लिखा हुआ है ना ऊपर। इसका मतलब आ जाए। इसका मतलब ये वो 3 डेट्स हैं जो हमने निकालनी होती हैं। ये लोन रिसीव्ड, फिर वर्क स्टार्टेड, और फिर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। ठीक है, अभी से पता लग गया। फिर दूसरी पेमेंट है, तीसरी पेमेंट है, चौथी पेमेंट है। एक मसला सामने आ रहा है यार। वो कह रहा था 10 लाख का प्रोजेक्ट है और पेमेंट सिर्फ 8 लाख की है। डिस्काउंट मिल गया होगा, है ना? फिर क्या हो सकता है? नहीं, पेबल की तो बात ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? फॉलोइंग इसका, अच्छा ठीक है, उन्होंने पेमेंट्स लिख दी हैं, ठीक है, पेमेंट्स जो हो गई हैं, तो फिर बाकी पेबल है तो कोई बिल शिल तो आया होता, वो तो बता देता। असल में लाइन एंड पे लिखी हुई है, मैंने पहले पूछ लिया। लाइन क्या है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट वॉज नॉट कंप्लीट अप टू 31 दिसंबर 2007। मतलब इन प्रोग्रेस है। तो इसका मतलब अभी ये अगले साल भी चलेगा, लेकिन मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट है 31 दिसंबर 2007 तक जितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है वो निकालो। मुझसे कॉस्ट ऑफ एसेट इस सवाल में मांगी नहीं गई है। निकालनी हो तो कोई मसला नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस निकलेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब खैर वापस आए। उसके बाद मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक लोन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फैचिंग एन इनकम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हाँ जी, समझ आती है ये बात? ये स्पेसिफिक लोन भी है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी है, मतलब रेट भी गिवन
वो सारी चीज़ें, मैंने कहा था इस सवाल में सारी चीज़ें, यानी कि सवाल अब सारा जो हम कल से जो IS-23 स्टार्ट से पढ़ रहे थे वो इस सवाल में सारा इकट्ठा हुआ है, ठीक है। हालांकि आपके पर्चे में ये सवाल इस तरह से फुल फ्लेज नहीं आता, लेकिन जो एक पार्ट भी आना है, जाहिर सी बात है वो पूरा टॉपिक तैयार, उसमें से कुछ भी पूछ ले, मसला नहीं होता। ऐसे ही हुआ है ना अभी तक 2 टॉपिक्स के अंदर जो किए हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट आ रहा है। अच्छा, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द लोन्स अवेलेबल टू पावर लिमिटेड, जिसमें एक स्पेसिफिक लोन आ रहा है। मैं तो कहता हूँ स्पेसिफिक लोन को यहाँ से काट दें, इसको हटा ही देना चाहिए था वैसे सवाल में से, क्योंकि ये आया किस दिन, ये तो गलत लिखी हुई है डेट, यहाँ पर डेट वैसे सही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन खैर मैं कह रहा हूँ कि इसको यहाँ से काट ही दें, क्योंकि स्पेसिफिक लोन के लिए मुझे ये वाली चीज़ तो चाहिए ही नहीं होती। स्पेसिफिक लोन ऊपर सारी कहानी लिखी हुई थी, मैं वहीं से उठाऊंगा, लोन कब आया, कितनी अमाउंट का है, क्या इंटरेस्ट रेट है, और 3 जनरल पर्पस लोन्स हैं। अब आपके सवालों में ये भी नहीं होते 3, ठीक है, लेकिन चूंकि आपकी सिलेबस में एक चीज़ IS-23 में है एवरेज निकालना, तो वो मैंने सिखा दिया था। तो अगर एक रेट होगा तो वेव्स किल करेंगे, यू नो द मीनिंग ऑफ वेव्स। वेव्स किसे कहते हैं? मौजें, किल करना, मारना, तो आप मौजें मारेंगे। और अगर नहीं होगा रेट तो आपको एवरेज, यानी एक से ज़्यादा लोन्स होंगे तो एवरेज रेट आपको निकालना आता है, ठीक है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। किधर थे तुम? सॉरी, किधर थे आप? रिकॉर्डिंग हो रही थी ना। जी भाई, इनको IS-20 के नोट्स दे दो, मे भी शुरू हो जाए बात, ठीक है। अच्छा चलें जी, 3 जनरल पर्पस लोन्स हैं, तो फिर आप ये एक पूल होता है, तो इसमें से जब भी आपने पैसे निकालने हैं तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक, कोई मसला, सारी बातों का पता है, ठीक है। और रेट चूंकि 3 है तो एवरेज निकालना पड़ेगा, और वेटेड एवरेज बेसिकली निकाल रहे होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा लोन है इस पूल के अंदर उसका रेट ज़्यादा असर अंदाज होना चाहिए एवरेज रेट, वैसे ही तो वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज नहीं करते 12 जमा 14 जमा 14/3, ठीक है। अब फिर आगे उसने एवरेज रेट निकालने के लिए कल वाले सवाल जैसा डेटा दिया कि पर्पस लोन 2 जो है, जो आया कब था, लोन 2 आया कब था, 1 मार्च 2007, हमारे ही साल में तीसरे महीने के पहले दिन। ये टाइम है तुम्हारे आने का? गुस्सा नजर आ रहा है मुझे आपको? ये टाइम है आने का तुम्हारे? वालेकुम अस्सलाम। आगे बता नहीं रहे तुम। अच्छा जी, 1 मार्च 2007 को ये लोन हमने लिया था, और ये रीपे हो गया इन फुल ऑन 30 नवंबर। पार्ट बी लेके आए हो हैं? फिर ठीक है, बैठ जाओ। हाँ पार्ट बी लिया था, हाँ लिया था। अच्छा, अब अगर ये लोन 1 फरवरी को, सॉरी 1 मार्च को आया है और 30 नवंबर को हमारे साल में चला गया है, तो कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा हमारे साल में? जनवरी फरवरी नहीं है और दिसंबर नहीं है, 3 महीने नहीं है तो 9 महीने। बात समझ आई? दूसरे लोन नंबर 3 के बारे में कह रहा है कि ये आया कब था, हमारे साल के पहले दिन, और ये जनरल पर्पस लोन 3 जो है ये रीपे हो गया इन फुल ऑन 31 अक्टूबर, मतलब 10 महीने ये आउटस्टैंडिंग रहा। रिमेनिंग जितने भी लोन्स हैं वो सारे के सारे बाहर खड़े हैं, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, टिल 31 दिसंबर 2017, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, आया हमारे साल में ही था लेकिन साल के एंड पे भी मौजूद है, और इसका मतलब सारे लोन्स आउटस्टैंडिंग है, तो वो जो जनरल पर वो जो स्पेसिफिक लोन लिया था वो भी सारे का सारा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब देयर वॉज अ स्टॉपेज इन द वर्क, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, ये मैंने कराना है ना, ठीक है, कि ये स्टॉपेज हुई थी, ये अलग करते हैं, छोटा सा पॉइंट था जिस वजह से ये सवाल भी पूरा कर रहे हैं, तो सस्पेंशन या स्टॉपेज भी हमने इस सवाल में डील करनी है। अच्छा, अब ये सारे ब्लैक्स अगर आप देखें तो ये ख़त्म हो गए, तो नई चीज़ तो ख़त्म हो गई। अब क्या है ये जो पिछले 7 सवाल हैं ये उनका कम्बिनेशन है सवाल, स्पेसिफिक लोन भी है, उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट भी है, जनरल लोन भी है, ठीक है। तो ये एक इकट्ठा सवाल है जिसमें इंशाल्लाह सारा IS-23 हमारा जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। ज़रा पॉज करें। अच्छा जी, सवाल शुरू करते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो उस वर्किंग का फॉर्मेट क्या है, कितनी चीज़ें आती हैं उसमें? 3, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, फिर
तो मैं आज इजाफी काम नहीं कर रहा, देखें जो रिक्वायर्ड है बस वही, ठीक है। वरना तो आपको पता है हमने एक्सट्रैक्ट्स तक हर सवाल को पहुंचाया था, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, उसकी ज़रूरत होती है क्योंकि सवाल पर्चे में कहाँ से आए, क्या पूछे, वो हर चीज़ पता होगी तो तभी हम जवाब दे सकते हैं ना। लेकिन अब ये आखिरी सवाल है, इसमें क्वेश्चन स्पेसिफिक हो जाए। एंड पे कहेंगे तो मैं एक्सट्रैक्ट्स बना दूंगा या कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल दूंगा, लेकिन फिलहाल रिक्वायरमेंट के ऊपर स्टिक करें। रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट करें बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी है। तो फिर यहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 8 और बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। कौन कौन सी चीजें आएंगी जिसमें? नंबर 1 लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं आ रहे सवाल में, लेकिन पक्का कर लिया हमने इसको, कभी आ गए तो पकड़ में आ जाए। अब कल ये ऐसे डोल रहा था, ये था या पता नहीं ये था कि जिसमें बच्चा ये कह रहा था वो कोई के, देखें अलग रखना है इन चीज़ों को। इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह आते हैं, लेकिन ये कमिटमेंट, ये जो कंसल्टेंट फी या परमिट फी या मैप फी, ये बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज में नहीं आती, लेकिन कॉस्ट ऑफ एसेट में आती है। अब ये अलग अलग चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एमसीक्यू में क्या पूछ रहे हैं, एमसीक्यू में तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ भी पूछ सकता है, तो एमसीक्यू वाला तो और ज़्यादा मुश्किल होता है, आपको कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ों को देख कर चलना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हो गए। नंबर 2 इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। एक से ज़्यादा अगर कभी लोन्स आ जाए स्पेसिफिक, तो जो एक के साथ किया है वही मल्टीपल लोन्स के साथ कर दें, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। उसके बाद चूंकि सवाल के अंदर आपको नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट भी गिवन है, तो लेस करेंगे इसी में से इन्वेस्टमेंट इनकम। और क्या रूल था जी, स्पेसिफिक लोन अगर सरप्लस में पड़ा है और उसको इन्वेस्ट किया है तो उसकी इनकम को यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। कोई और इन्वेस्टमेंट, जनरल लोन भी आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, लेकिन उसकी इनकम को, इनकम ही आपकी बोरिंग कॉस्ट के अंदर माइनस नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। और दूसरी बात ये जहन में रखनी है कि इन्वेस्टमेंट इनकम सिर्फ उसी अरसे की कैपिटलाइज वो माइनस कर सकते हैं इस वर्किंग में से जिस अरसे का, जिस ब्रैकेट का जो है वो एक्सपेंस कैपिटलाइज हो रहा है। कमेंसमेंट और सिजेशन वाली ब्रैकेट का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होना है, उससे पहले अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस आया है तो वो पीएनएल में, और बाद में भी आया तो पीएनएल में। ऐसे अगर इस ब्रैकेट से पहले कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाए या बाद में आ जाए तो वो भी पीएनएल। इसी तरह से आज सस्पेंशन पढ़ानी है, तो अगर सस्पेंशन हो, काम में रुकावट, काम रुक जाए, ठीक है, काम रुका हो, स्टॉपेज हो, तो उस अरसे की अगर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना रुकेगी तो फिर इन्वेस्टमेंट इनकम भी रुकेगी, और अगर बोरिंग कॉस्ट नहीं रुकेगी तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं रुकेगी। गॉट इट, ठीक है। चल, तो इन्वेस्टमेंट इनकम हम माइनस करेंगे। चलें, उसके बाद नंबर 3 क्या था, बोलें, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। तो जनरल लोन्स वैसे भी ज़्यादा सारे ही अक्सर होते हैं, लेकिन मैं आप बता दूं, आपके सवाल जितने भी आप देखेंगे एक ही जनरल लोन होगा, वो जिसका नाम नॉर्मली आप बैंक ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस देखते हैं अक्सर, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स आ जाएगा यहाँ, ठीक है। थाउजेंड्स में कर लें सवाल, रुपीज़ इन थाउजेंड्स, डॉलर्स इन थाउजेंड कर लो यार, चांद मेरे, ना तो रुपये ने मेरे को ना डॉलर ने, तुसी तो मैं तो सिर्फ हिसाब ही करना। अच्छा, ये जनाब मेरी रिक्वायरमेंट, ठीक हो गया। अब सवाल सारा पढ़ लिया है, सबसे आसान नंबर कौन से होते हैं इस सवाल के अंदर स्कोर करने वाले? सबसे आसान नंबर, अक्सर एमसीक्यू इसी के मिल जाएंगे आपको। बोरिंग कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक, सारी बोरिंग कॉस्ट है, इसमें सबसे आसान चीज़ क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकालना, क्योंकि उसके लिए मुझे रिसीट पेमेंट स्केड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सबसे पहले वही काम करना लें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, कमेंसमेंट और सिजेशन, ठीक है। अच्छा, अब मेरा बड़ा दिल है कि आप वर्किंग को फेस के ऊपर अब ना चलें, लिख देता हूँ आज भी, चलो अभी ज़रा सवाल ही इतने थोड़े होते हैं आपके कि फिर याद तो करवाना है ना। तो वर्किंग नंबर 1, वर्किंग
नंबर भी नहीं लगाना चाह रहा इसको, ठीक है। बस ये ऐसे ही है, कमेंसमेंट और सिजेशन का रूल याद है ना आपको, बस ये याद हो, पर्चे के अंदर ऐसे ही करना है। इधर ज़बानी देखो कैसे करना है, ज़बानी कैसे करेंगे आप कहेंगे जी ये स्पेसिफिक लोन के लिए कमेंसमेंट का रूल क्या है, लेटर ऑफ लोन रिसीव वर्क स्टार्टेड फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। जनरल लोन के लिए कमेंसमेंट का रूल क्या है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। जनरल लोन के लिए कमेंसमेंट का रूल क्या है, डेट ऑफ पेमेंट। इसलिए उसमें ये रूल, ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, डेट ऑफ पेमेंट हो तो काम चल जाता है। तो फिलहाल हम बात किसी कर रहे हैं, स्पेसिफिक लोन की। तो स्पेसिफिक लोन की कमेंसमेंट होगी इन तीन में से जो लेटर डेट हो। तो हमारे सवाल में ये सेम थी, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चले ज़रा रूल रिवाइज हो जाए। तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटल, ये किसके लिए रूल होता है, ये जो रूल मैं बता रहा हूँ ये किसके लिए, स्पेसिफिक लोन के लिए। जनरल लोन के लिए तो डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीटेड तक होता है ना। तो फॉर स्पेसिफिक लोन्स तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट के लिए रूल क्या है जी, लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब से करनी है जी, बोले लेटर ऑफ नंबर 1 लोन रिसीव। तो ये ज़बानी हो गया था, लेकिन ज़रा याद करा रहा हूँ फिर। किस दिन लोन रिसीव हुआ है जी, 1 जनवरी 2000। फिर दूसरी चीज़ वर्क स्टार्टेड, कल बताया था ना कि स्टैंडर्ड ने इसके बारे में यूँ लिखा हुआ है, जब ये सारे काम हो जाएं तो हमने उसको कैसे बोल दिया, लेटर ऑफ, ठीक है। वर्क स्टार्टेड किस दिन जी, इसी दिन हो रहा है। और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, यकम जनवरी 2007। तो तीनों ही सेम डेट्स आ गई, तो इसका मतलब कमेंसमेंट डेट मेरी क्या बन गई, 1 जनवरी 2007। फिर सिजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है वो आप किस दिन कर दें जी, जिस दिन काम कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीटेड। अब वर्क तो कंप्लीट हुआ नहीं, ये तो अभी क्या है, इन प्रोग्रेस। तो फिर पहले ईयर एंड आ गया ना, तो अब फिर क्या कर लें, अब फिर मजबूरी है, अब फिर हर चीज़ ही ईयर एंड पे रुक जाती है, तो ईयर एंड पर इसको आपको रोकना पड़ जाएगा। तो ईयर एंड क्या है जी, 31 दिसंबर 2007। तो इसका मतलब आप इस साल के अंदर कितने अरसे की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, माशाल्लाह से पूरे 12 महीने ही आ गए। अच्छा जी, अब मुफ्त के नंबर पहले ले लें। वो क्या है जी, लोन कितना आया है, 5 लाख। लोन 5 लाख का है और 15% है, और पूरे साल का इसका इंटरेस्ट जी कैपिटलाइज करना है। तो कितना लोन है जी, 500 लिखूंगा मैं। तो 500 इंटू 15% इंटू लिख दो 12/12, ठीक है जी, 75। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्ट कितना जी, 75। अच्छा, उसके बाद जी इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने के लिए या जनरल लोन का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें रिसीट पेमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम बनाते हैं सारी रिसीट पेमेंट्स को लेकर। लेकिन उन रिसीट पेमेंट्स में कल बताया था क्या क्या आता है, बोलो। कंस्ट्रक्शन की सारी पेमेंट्स आएंगी, और कहीं तो लिखा था, और जनरल लोन का कुछ भी नहीं आना। लेट मी लब, पहले लेट मी लब, कहीं तो लिखा था यार, चलें ज़ुबानी ही फिर। ये ऑल पेमेंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, ये जनरल लोन में से जो हो रही हैं या स्पेसिफिक से हो रही हैं, ठीक है, ये सारी की सारी रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में आएंगी। और
ऑल रिसीट्स पेमेंट्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक लोन, उसका प्रिंसिपल आया या रीपे हुआ, उसका इंटरेस्ट का पे होना, ये सब कुछ आता है हमारे रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में, ठीक है। अब जनरल लोन का आना, उसका जाना, उसके इंटरेस्ट का पे होना, ये रिसीट पेमेंट में हम नहीं डालते, ठीक है। अब हमारे सवाल में नंबरिंग हो गई, तो 3 ही हैं, नहीं, लोन रिसीव्ड नंबर 1, फिर वर्क स्टार्टेड, वो नहीं लेना, अब रिसीट पेमेंट्स लेना, तो लोन रिसीव्ड 1, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी यकम जनवरी को, ये भी 1 आ गया। ऐसी सूरत में मैंने क्या कहा था, क्या किया करो, एक को ए दूसरे को बी, ठीक है। फिर जी नंबर 2, इतना आसान सवाल है, नंबर 3, और ये मैक्सिमम मुश्किल है आपके सिलेबस में, ठीक है जी। अब रिसीट पेमेंट बना लेते हैं जी। यहाँ पर वर्किंग नंबर 1 मेरी क्या है जी, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, जिसमें डेट चलो ऐसे लिख लो, 12 मंथ्स जी, डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्पेसिफिक लोन्स आ जाएंगे, और फिर बैलेंस पहले लिख लेते होते हैं, ऐसे ही है। मैंने कहा दोनों ऑप्शन ही हैं, लेकिन जैसे बेहतर लगे तो स्पेसिफिक लोन्स, फिर अगर इनका कोई बैलेंस पड़ा हो तो वो, और फिर अगर ये भी ख़त्म हो जाए तो जनरल लोन्स यूज़ कर लेते होते हैं, ठीक है। अब डेट वाइज इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो यकम जनवरी 7 में लोन रिसीव हुआ 5 लाख का, इसी दिन कोई कमिटमेंट फ़ी को प्रोसेसिंग चार्जेस भी आ सकते थे, उस पर भी नंबर लगाते, वो भी रिसीट पेमेंट में ही आना था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन 1A और 1B है, यकम जनवरी को 2 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, एक लोन का आना है, दूसरा पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट का होना है। तो सेम डेट पर अगर यकम जनवरी 2000 सेम डेट पर अगर रिसीट पेमेंट्स आ जाएं इकट्ठी, तो उनको डिब्बे में डाल दिया करो, ठीक है। तो लोन रिसीव्ड कितना है जी, 500, इसी दिन यकम जनवरी 2007 पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी हो गई, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी जी, 200, और इस दिन, अब इस स्पेसिफिक लोन के अंदर कितना नेट करें तो बचा पड़ा है बैलेंस, कितना, 300। ये 300 अब अवेलेबल है आपके पास, इसको चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। अगर सवाल में इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट गिवन होगा तो फिर इस बैलेंस को आप यूज़ कर लें, इन्वेस्ट कर दें, और इस पर जो इनकम आए उसके बारे में भी रूल वही है, अगर वो सरसे के दौरान है जिस सरसे में इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है तो ये इनकम भी माइनस हो सकेगी वर्किंग में से, और अगर उसके अलावा के अरसे का है तो फिर जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं कैपिटलाइज होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम भी माइनस नहीं होगी। तो बहरहाल ये 300 कहाँ ले आओ, बैलेंस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 क्या है, 1 अप्रैल पे फिर एक कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई है, कितने की, 2 लाख की। तो किस दिन जी, 1/4/2007 सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, कितनी, 2 लाख, यानी 200 की पेमेंट है। मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है स्पेसिफिक लोन का, 300, तो इसमें से 200 क्या कर देंगे, बाकी कितना बचेगा, ये फिर इन्वेस्ट कर देंगे। मैंने कहा था ना मंगवा लेंगे पैसे, ठीक है, पैसे मंगवा लेंगे और फिर जब यूज़ कर लिए तो बाकी फिर वापस बैंक में जमा करा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी थोड़ा फासला रखें, प्रेशर ब्रेक, थोड़ा दूर से नजर आए। हाँ जी, अब नंबर 3 पे क्या आ रहा है, फिर कंस्ट्रक्शन पेमेंट यकम जुलाई को, तो यकम जुलाई 2007 पर हम आए, तो थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है, 2 लाख 200 की, ठीक है।
2 लाख की पेमेंट थी, 200 की पेमेंट है। अब हमने आकर देखा तो हमारे पास स्पेसिफिक लोन में कितना बैलेंस बचा पड़ा है, तो हम फिर ऐसे ब्रैकेट में 200 लिख लिया करेंगे ताकि पता हो, हाँ, ब्रैकेट में कि कितना हमने पे करना है। ठीक है, अब इधर देखो, 100 स्पेसिफिक लोन में से पे किया, यहाँ बैलेंस कितना बच गया, 0। अब बाकी 100 के लिए क्या डिसाइड किया था मैनेजमेंट ने, जनरल लोन को यूटिलाइज कर लेंगे। तो जनरल लोन में से फिर अब कितना पे करना है, 200 में से 100 अगर इधर से होगा तो बाकी 100 ये सिखाया था। ठीक है ना, 6वें 7वें सवाल में, 7वें में ऐसे ही हुआ था ना, ठीक है, 6वें भी ऐसे ही मैंने करवाया था, लेकिन सिर्फ ये कॉलम बन रहा था जनरल लोन का। क्योंकि इससे क्या फायदा हुआ है, देखो इसको रिसीट में डालने का क्या फायदा हुआ है, हमें जनरल लोन के बारे में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, उसकी अमाउंट, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट और जनरल लोन का इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट तो ठीक है, एवरेज निकालेंगे, एंड पे निकालेंगे, फिलहाल तो हमें क्या चाहिए, फिलहाल तो अमाउंट चाहिए थी। जनरल लोन से इस दिन कितनी पेमेंट हुई है, पूरा 200 तो नहीं ना हुआ, 100 हुआ, तो अमाउंट भी मिल गई, किस दिन हुई है पेमेंट, वो डेट भी मिल गई, सुकून से अब यहाँ से आगे चल सकते हैं। आगे चले, फिर नंबर 4 पे क्या है, 1 अक्टूबर पे पेमेंट हुई, तो 1 अक्टूबर, जी बेटा, कौन सी रीपेमेंट, लोन की, लोन रीपे नहीं हो रहा, कहीं पे लिखा नहीं हुआ, देखो इधर लोन आया था, बैंक में आ गया, फिर यहाँ पर उसने नीचे डिटेल दी थी सारे लोन्स की, उसने यहीं पर स्पेसिफिक लोन भी डाला हुआ था ना। वैसे तो खामोशी केस में भी हम यही अज्यूम करते हैं कि रीपे नहीं हुआ, लेकिन देखो वो कह रहा है जनरल पर्पस लोन 2 रीपे हो गया, 3 भी रीपे हो गया, रिमेनिंग सारे लोन, सारे कितने हैं, एक 1 हो गया और एक स्पेसिफिक लोन हो गया, ये दोनों क्या हैं, आउटस्टैंडिंग है, बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि पेएबल है, तो कोई किस्त पे नहीं हुई, वरना तो ये इंटरेस्ट भी मैं ना निकालता, बैलेंस चेंज होता तो फिर इंटरेस्ट भी चेंज होता, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाती तो। ओके, चलें, अच्छा जी, फिर 1 अक्टूबर 2007 पर 4th कंस्ट्रक्शन पेमेंट है। अब सारी की सारी कहाँ से होनी है, इधर तो बैलेंस बचा नहीं हुआ, तो सारी की सारी कहाँ से, जनरल लोन से पेमेंट होगी। बस जी, यहाँ पे कहानी क्या हो गई है, खत्म, क्योंकि ईयर एंड आ गया, प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, ईयर एंड आ गया, ठीक है। तो ईयर एंड पर हर चीज क्या हो जाया करती है, रुक जाया करती है, तो ऐसे ही इंटरेस्ट का कैपिटलाइज होना, एवरीथिंग विल स्टॉप हियर, इनकम का माइनस होना, जनरल लोन का, सब कुछ ही ईयर एंड पे जो रुक जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए बैलेंस 300 अवेलेबल है, किस दिन, 1 जनवरी 7 को ये अवेलेबल हो गया था, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक ये इन्वेस्टेड रहा। इन्वेस्टमेंट रेट क्या है इन्वेस्टमेंट इनकम का, 8% है गालिबन, है, तो ये देखें जी, कितना जी, नहीं, 300,000 था, इंटू 8% इंटू 3/12, कौन कौन से मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी भी बात आगे बढ़ी और फिर दोबारा एक पेमेंट की, और वो पेमेंट की हमने 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को 200 इसमें से कम हो गया, अब बाकी ये 100 है, इस 100 को फिर हमने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया 1 अप्रैल को, और ये 1 जुलाई तक रहा, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने तक ये इन्वेस्टेड रहा, ठीक है। पार्ट भी लेना चाहिए जी, तो 100,000 इंटू 8% इंटू 3/12, ये कौन कौन से 3 मंथ्स हैं, अप्रैल, मई और जून, ठीक है जी। चल, अच्छा जी, बेटा सस्पेंशन कहाँ है, दिखा दो मुझे, नहीं कहाँ लिखा हुआ है, दिखाओ जरा, अपना सवाल क्यों देखते हो, मेरा सवाल देखो, मेरे पास तो मेरी किताब है, कहाँ है सस्पेंशन, वेयर इज सस्पेंशन, मैंने, मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो, देयर इज नो सस्पेंशन, सस्पेंशन नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट थी, फिलहाल नहीं करती, ठीक है, फिलहाल तो ही पता सी उन्हें पहले ही बोलता है जी, तो 3 बटा, अब ये सारे का आंसर इकट्ठा फरमा दीजिए क्या है, 8,
ये जनाब 8 हो गया माइनस, अब इन दोनों का नेट 67,000 ये चला गया इंटरेस्ट। कोई पूरे सवाल में लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नजर नहीं आया। अब क्या रह गया? जनरल लोन्स का इंटरेस्ट। जनरल लोन्स का जरा साइंस डिफरेंट है। वो साइंस क्या है? 100 रुपए की पेमेंट ही है, लेकिन जरा देखो मैं कोई तीर शीर नहीं लगा रहा, ये अमाउंट ऑफ पेमेंट और ये डेट ऑफ पेमेंट। यहां से शुरू करेंगे और वर्क कंप्लीशन तक ले जाएंगे, वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो ईयर एंड तक ले जाएंगे। यहां पर ये नहीं करना कि बैलेंस नहीं चेंज हो रहा, बस पैसे निकाल लिए, याद आ रही कल वाली क्लास, पैसे निकाल लिए, अब ये कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो जब तक प्रोजेक्ट चलता रहे तब तक ये पैसे का इंटरेस्ट इसी में ही आप ऐड करते रहेंगे। पार्ट बी लोगे तो पता लगेगा। पार्ट बी च है सी या नहीं सी, ना टेंशन जरूर दे के रखनी है, ठीक है जी बेटा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स ले लेते हैं यहां पर। यार इसको भाई अपना कर दिया करो यार, लिंक बेचारे को भेज दिया करो, शरीफ आदमी को। ले जी, अब अमाउंट ऑफ पेमेंट क्या है? 100। अमाउंट ऑफ पेमेंट 100। रेट नहीं पता तो क्या हुआ, अल्लाह करेगा मिल जाएगा, रेट भी मिल जाएगा, रेट कहीं भागा जा रहा है, ठीक है। तो 100 पे किया आउट ऑफ जनरल लोन, नहीं पता अभी मुझे रेट, कोई बात नहीं, वो एंड पे निकाल लेंगे। मतलब बताने का ये है कि उतनी सारी डिटेल का काम सिर्फ एवरेज रेट निकालना है, क्योंकि जनरल लोन के लिए तो हमें सिर्फ अमाउंट आउट ऑफ जनरल लोन जो पे की वो चाहिए, निकल आई मेरी रिसीट पेमेंट से, डेट वो मुझे पता है। तो फिर 1 जुलाई से ये 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं? तो 6/12 आ गया प्लस नेक्स्ट ये 200 पे हुआ, अमाउंट आ गई जनरल लोन में से, और जिस दिन पे हुआ उस दिन अब ये किसी और काम के लिए अवेलेबल नहीं रहा, तो फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये जनाब आ गया 200 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 3/12। इसका भी ग्रैंड टोटल बता दें ये सारे। ओ कैसे बताएं, रेट नहीं। अब चलते हैं, जो काम पार्ट बी में असल में सीखा था वो सिर्फ यही था। जी क्या है जी, कि असल में लोन है एक से ज्यादा, तीनों ही यूज हुए हैं और रेट्स भी डिफरेंट हैं। तो अगर रेट्स डिफरेंट हैं तो फिर एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए कल एक तफसीली वर्किंग आपको सिखाई थी, लोन लेंगे, अमाउंट लेंगे, मंथ्स आउटस्टैंडिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो लोन आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। फिर लोन आउटस्टैंडिंग को इंटरेस्ट रेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर आ जाएगी। ये कल बता के भेजा था, ठीक है। अच्छा अब इसी को जरा फॉर्मेट के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 यहां कर लेता हूं मैं। वर्किंग 2 में हम एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, यानी वो जनरल लोन अगर एक से ज़्यादा आ जाएं तो उनके कैपिटलाइजेशन का रेट एक नहीं यूज हो सकता, वेटेड एवरेज लेना पड़ता है हमें, ठीक है। उसके लिए फिर मैंने आपको ये कॉलम्स बनवाए थे, लोन, फिर इसकी अमाउंट, फिर क्या करते थे जी, मंथ्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो जब अमाउंट को मंथ्स आउटस्टैंडिंग के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लोन आउटस्टैंडिंग आ जाते हैं, ठीक है। तो लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट के साथ जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई किया जाता है, इंटरेस्ट रेट, तो क्या आ जाया करता है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता है। मुझे असल में तो रेट निकालने के लिए ये दोनों कॉलम्स बस चाहिए होते हैं। तो अगर सवाल में सिर्फ यही दो दे दे तो मैं कोई वर्किंग भी ना करूं, मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, या एवरेज रेट दे दे जैसे 6वें सवाल में दिया हुआ था, ठीक है। तो लोन, जनरल पर्पस लोन 1
2 3, 3 लोन्स हैं। टोटल अमाउंट कितनी है? 1 की, 2 की, 3 की, 300। ओके, अब मंथ्स कितने आउटस्टैंडिंग रहा, कौन कौन सा लोन हमारे पास, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। यकम फरवरी 2007 को एक लोन आया 1 और ईयर एंड तक ये रीपे नहीं हुआ, अगले दोनों रीपे हुए, ऐसे ही है। तो यकम फरवरी 7 को आया, 31 दिसंबर 7 तक आउटस्टैंडिंग है, तो ये कितने महीने हमारे साल में आउटस्टैंडिंग रहा? 11, 11/12 कह दूँ, ठीक है। ऐसे ही जनरल पर्पस लोन 2 यकम मार्च 2007 को आया और ये रीपे हो गया फुल 30 नवंबर को, तो फिर ये जनवरी फरवरी में नहीं था और दिसंबर में भी नहीं है, तो कितने महीने रहा फिर? यकम मार्च से 30 नवंबर तक कितने? 9/12, सही है। नेक्स्ट, तीसरा लोन आया यकम जनवरी को, पहले ही दिन आया था और ये 31 अक्टूबर को वापस हो गया, रीपे हो गया इन फुल, तो ये 10 माह आउटस्टैंडिंग रहा। अब अगर मैं लोन की अमाउंट को कह दूं A, मंथ्स आउटस्टैंडिंग को कह दूं B, तो फिर लोन आउटस्टैंडिंग कैसे निकालूंगा मैं? A इंटू B, बोले 550, फिर 300, 250। अब तीनों लोन्स का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट था। 1 का क्या है, 2 का, 3 का, तो लोन आउटस्टैंडिंग को रेट से मल्टीप्लाई करें, 66, 42, हाँ 35। अब असल में मैंने आपको ये बताया था ना ये कि हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस का फॉर्मूला हमारा होता है ना, लोन आउटस्टैंडिंग इनटू रेट। अब मुझे ये दो चीज़ें मिल गई हैं अपनी वर्किंग से, ये मिसिंग है, तो रीअरेंज करें तो क्या बनता है, रेट कैसे निकलता है जी, ये मल्टीप्लाई होता है, इधर ही रहने देना, ठीक है, इसको जाके डिवाइड कर दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय लोन आउटस्टैंडिंग, तो ये यहाँ पे करना है डायरेक्ट बस। तो रेट निकालना है जी, रेट, तो रेट निकलेगा कैसे, लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट बता दो टोटल और इंटरेस्ट की अमाउंट बता दो टोटल जी। लोन 1100 का लोन आ गया और 143 का इंटरेस्ट आ गया। अब जब ये फिगर दोनों निकल आई हैं तो बस रेट तो कैलकुलेटर की मार है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपके सवालों में ये मसला नहीं होता, ठीक है। रेट 143 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100 इज इक्वल टू एग्जैक्ट 13%, सुभान अल्लाह। तो इसी की हमें तलाश थी, ये अब हमें गया मिल 13%, और 13% कहीं पे लिख लो, जगह तो नहीं अब मिल रही मुझे, वर्किंग नंबर 2। हाँ जी, अब बताओ आंसर है 13, सही है जी। तो टोटल क्या बन गया, 80,000 का इंटरेस्ट है जो कैपिटलाइज हो सकता है, कैपिटलाइज कर दो इसको, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। अगर कोई बंदा आप कहे कि जी एसेट की कॉस्ट भी निकाल दो, तो भाई एसेट की कॉस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगा ना, उसकी कॉस्ट निकालोगे तो दो चीज़ें आ जाएंगी, 80,000 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, नहीं सॉरी 8 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और 80,000 बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट ईयर एंड में कितनी पड़ी होगी, 8 लाख, फिर बस इसको डेप्रिशिएट कर देंगे, ऐसा ही है। हाँ यस सर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को डेप्रिशिएट कर देगा ये, यस सर, ऑटो पे लगा हुआ है ये, सोया बैठा है आज, यस सर, ऐसे हर बात पे यस सर, सोचो तो करो कि क्या बोल रहे हो, मैंने कहा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को डेप्रिशिएट कर दोगे। वाह यार भाई, पॉज करो ना जरा।
अच्छा जी, अब यहां तक कोई मसला है तो बताइए जी, कोई मसला है तो बताइए। नहीं कोई मसला, चलिए। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट है सस्पेंशन, सिजेशन नहीं। सिजेशन क्या है? बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दो। लेकिन सस्पेंशन का मतलब ये अभी काम नहीं खत्म हुआ, लेकिन आर्जी तौर पे थोड़ा सा सस्पेंड हो गया, काम खत्म नहीं हुआ। तो ये सस्पेंशन जो है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये भी, ठीक है। कभी कभार ना प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनकी नेचर ही ऐसी होती है कि कुछ टाइम के लिए काम को रोकना पड़ता है। यानी कि वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, रूटीन है, ठीक है। मतलब जैसे आपने अक्सर नोट किया होगा, जब घरों में कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो जब एक छत डल जाता है, पीसीसी लंटर वगैरह, तो 10-15 दिन के लिए फिर उसको छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर पानी खड़ा कर दिया जाता है, फिर उसको पानी की तराई की जाती है, उस पर वो पक्का हो जाता है, वो जम जाता है, बैठ जाता है, अपनी जगह पकड़ लेता है, तो फिर उससे ऊपर काम शुरू कर देते। अब कोई बंदा ये कहे लंटर डलने के बाद, नहीं जी बिल्डिंग पे काम रुक गया है, तो रुका तो नहीं है, वो तो हमेशा ही ऐसे करना पड़ता है आपको, ताकि वो सही से जो है वो बेसिकली क्या है, उस प्रोसेस का हिस्सा है। एक्टिवली बस प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन वो दरअसल हो रही है, ये वो भी उसका प्रोसेस का उसी तरह से ज़रूरी पार्ट है। तो अगर तो सस्पेंशन एक रूटीन मैटर है, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे while सॉल्विंग क्वेश्चन, while सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ये मैंने जब भी एग्जांपल ली, ये भी एग्जांपल ही थी। सस्पेंशन इन वर्क ड्यू टू सीमेंट बीइंग, पक्का हो रहा है, क्योर्ड है। सस्पेंशन इन वर्क, वो काम रुका हुआ है जी, क्यों जी? ड्यू टू सीमेंट बीइंग क्योर्ड, ड्यू टू सीमेंट बीइंग क्योर्ड। तो आपको वो बता देगा क्लियरली अल्फाज के साथ ना, इन्हीं अल्फाज के साथ कि ये रूटीन है या नॉन रूटीन है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी कि अगर रूटीन है, इस प्रोसेस का लाजमी हिस्सा है, जुज है इसको सस्पेंड करना, तो फिर ऐसे समझो कि कोई सस्पेंशन नहीं है भी नहीं सस्पेंशन, काम रुका थोड़ा ही हुआ है, वो काम बस चल रहा है, उसका चलना ही ऐसा है इन 10-15 दिन में जब ये पक्का हो रहा है, ठीक है। इसको ये नहीं कहेंगे काम रुका हुआ है, काम जारी है, ठीक है। तो अब सवाल में वो कहता है, आ भाई सस्पेंशन वाले भाई, आजा भाई जी। पूरा सवाल कर लिया और अब मैंने ये पढ़ाया, देयर वॉज अ स्टॉपेज इन द वर्क फ्रॉम यकम जून टू 31 जुलाई, 2 महीने काम रुका रहा। कैलकुलेट करो बोरोइंग कॉस्ट को अज्यूमिंग द स्टॉपेज वॉज ऑफ रूटीन नेचर। तो अगर स्टॉपेज रूटीन की है, तो फिर इसको क्या करने का सिखाया है, इग्नोर करना सिखाया है। यानी यानी सवाल की सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये हमने क्या करना था, इग्नोर। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन आपको मैंने दिया है ये 8A है, ठीक हो गया, समझ आ गई? अच्छा जी, अब अगर आ जाए, अगर सस्पेंशन नॉन रूटीन हो, मतलब वो जी स्मोक की वजह से ना वो लाहौर के अंदर भट्टों को बंद कर देते हैं, तो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, या लेबर ने स्ट्राइक कर दी है और वो कह रहे हैं हमारी मांगें पूरी करो, एहतजाज एहतजाज, ठीक है, और काम उन्होंने रोक दिया, या
हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, जंग लग गई इंडिया के साथ और थोड़ी देर के लिए काम शाम हमने रोक दिया है, मई के दिन थे, ठीक है। तो ये क्या है, एक नॉन रूटीन सस्पेंशन है। अगर ऐसा कोई मामला है, अच्छा ज़रा टेक्निकल बातें कर लें, आपके एलडीए वाले आ गए और उन्होंने कहा भाई आपका तो परमिट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, और उन्होंने सील कर दी बिल्डिंग की साइट और काम रोक दिया है। अब प्रोसीडिंग्स चलेंगी, पहले कोर्ट में जाएंगी या जहाँ पे भी होगी, वह बात ख़त्म होते होते 2-3 महीने लग गए, 2-3 महीने काम रुका रहा। ये सारे के सारे काम ऐसे मिसालें दी हैं जिनका मतलब मकसद ये नहीं है कि बिल्डिंग के प्रोसेस का हिस्सा हर बिल्डिंग ही एलडीए वालों से एक बार जो है वो सीज़ होती है और फिर ही बनती है। अगर ना सीज़ करें तो बिल्डिंग सही बनती नहीं है। या हमारी बिल्डिंग एक दिन रो रही रात में, क्या हुआ साथ वाली बिल्डिंग सीज़ हुई थी, मैं सीज़ नहीं हुई है तो कोई बात ना हुई, ऐसा तो नहीं ना होता। तो ये कोई रूटीन मैटर नहीं है, ठीक है। तो अगर नॉन रूटीन सस्पेंशन आ जाए तो फिर डू नॉट इग्नोर वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है जी। फिर अगर नहीं इग्नोर करना तो फिर करना क्या है, फिर करें क्या। ने कहा जी भाईजान इस वक्त के दौरान स्टॉप कर दें कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। I-23 पढ़ रहे थे ना, तो स्टॉप कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, स्टॉप कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। चाहे वो स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, चाहे वो जनरल लोन का है, कैपिटलाइज करना रोक दें। अच्छा, बैंक की तरफ से कॉल आ गई, सुना है आपका काम रुक गया है, आप हमें इंटरेस्ट ना पे कीजिएगा, ऐसे ही होगा ना। बैंक नहीं माफी देता, ठीक है। हाँ, हमने इसको कैपिटलाइज करना रोकना है, स्टॉप करना, हाँ स्टॉप कर देना है, कैपिटलाइज करना, लेकिन इंटरेस्ट बैंक को पे तो होगा। तो फिर ये सस्पेंशन जो नॉन रूटीन हो, इस दौरान अगर कोई इंटरेस्ट आपका इनकर हुआ है तो आपका पीएनएल के अंदर एक्सपेंस बन जाएगा, बस एसिडी कॉस्ट में ऐड करने से IS-23 ने आपको रोका है, ठीक है। बैंक को पैसे देने से नहीं रोका है, बैंक को पैसे देना वो आपका अपना ज़ाती अरेंजमेंट होगा बैंक के साथ, ठीक है। बात समझ आई। तो एक तो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दें। अब अगर इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना रुक जाएगा तो दूसरी बात आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट इनकम जो निकलती थी वो भी माइनस होना रुक जाएगी, ठीक है। तो कैपिटलाइजिंग, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दें, और दूसरी चीज स्टॉप डिडक्टिंग, यूं लिख देता हूं, स्टॉप डिडक्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम। अब ये डिडक्ट कहाँ से होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम तो पीएनएल में जानी चाहिए थी, लेकिन हम इसको यहाँ डिडक्ट कर रहे थे क्योंकि स्पेसिफिक लोन का बैलेंस इन्वेस्ट हुआ पड़ा होता है, ठीक है। तो स्टॉप डिडक्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है जी। तो ऐड करना इंटरेस्ट एक्सपेंस को रोक दें और लेस करना इन्वेस्टमेंट इनकम को रोक दें। इन्वेस्टमेंट इनकम सिर्फ जो स्पेसिफिक लोन की आती है, ठीक है। तो इसकी कोई एग्जांपल्स क्या हैं जी, जैसे मैंने अभी बोली थी एग्जांपल्स, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्स हो गई, या ना जी लेबर स्ट्राइक हो गई, पहले वर्सन तो लिख लो, हाँ जी बिल्कुल, लेबर स्ट्राइक, लीगल डिस्प्यूट, डिस्टर्बेंस डिस्प्यूट, रॉ मटेरियल शॉर्टेज या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, मसलन जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं जी, हमारी जो बिल्डिंग खुदाई की तो पानी का लेवल बहुत ऊपर से नीचे पानी निकला है, जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। अब कोई इसकी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ सेटिंग करके ही फिर इसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, ETC, क्योंकि इसकी तो आप कई मिसालें आप बड़े आराम सुकून से दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर नॉन रूटीन सस्पेंशन हो जाए तो फिर आपको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना रोकनी पड़ेगी एसिडी कॉस्ट में उस अरसे के दौरान, और
इन्वेस्टमेंट इनकम को भी माइनस करना रोकना पड़ेगा उस अरसे के दौरान। ठीक है, अब इसी सवाल के अंदर वो कहता है अज्यूम करो, दूसरा केस क्या है, अज्यूमिंग स्टॉपेज वॉज ऑफ नॉन रूटीन नेचर। अगर स्टॉपेज नॉन रूटीन की है तो उसका एक हल है। अब ये सवाल के शुरू में ही आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात तो मुझे बताएं, वो बात ये कि क्या ये इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम होगा? ये कम होगा, क्योंकि कैपिटलाइज होना 2 महीने का इंटरेस्ट इधर ऐड नहीं होगा, बल्कि वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में। ठीक है, तो बहरहाल ये चेंज होना है। अब सवाल करते हुए फर्क क्या पढ़ना है, जरा ये ध्यान से आपने देखना है। ठीक है, सारा सवाल बिल्कुल वैसे। ये कितने महीने थे? ये कितने? 3 थे। अच्छा देखें जी, सारा सवाल बिल्कुल वैसे ही हुआ पड़ा है, कोई चेंज है इसमें? आपने शुरू में देख लिया था कि सस्पेंशन है, और वो भी कौन सी वाली है, नॉन रूटीन। पार्ट बी कर रहा हूँ, आपने शुरू में ही देख लिया था कि सस्पेंशन क्या है, नॉन रूटीन। तो अब पर्चे में सवाल करने का तरीका, वारदात क्या है, देखिएगा, ये आपने 12/12 करना होता है ना, तो 12 से थोड़ा फासले पे बटा 12 करें, बस 3। फिर इधर क्या था, ये 100, ये भी 3 ही था, 3, फिर 6, फिर, ठीक है। अब इतना से ही फर्क पड़ा है बस। फिलहाल मैंने क्या किया है जी, बोलो, सिर्फ क्या किया है, फासला रख दिया बटा लगाते हुए, बाकी सारे सवाल में कोई चेंज है? आपके सामने है सोल्यूशन, फिगर्स, एवरीथिंग सेम। अब यहाँ पे लिख लो मंथ्स, ये कौन से 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। पूरे नहीं आने, फिर शुरू करो नवे सिरे तुम जी, ज़्यादा हो गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर पूरे नहीं होने, खुला खुला लिख गया हूँ मैं। अच्छा ये करूँगा क्या फिर वैसे मैं ये करके, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अल्लाह अल्लाह ते खैर, ये ज़बानी भी कर सकते, मैं तो सर सिखा रहा हूँ। फिर ये कौन कौन से 3 महीने थे, उधर देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपने साथ लिख लेने, कुछ भी नहीं करना और बस यही कर रहे हैं। ये कौन से 3 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून। सवाल करते हैं बस ये लिख लिया, अप्रैल, मई, जून। ये कौन से 6 महीने हैं, जुलाई से लेके दिसंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कौन से 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब अगर सस्पेंशन आई है तो क्या 2 काम किए, नंबर 1 बटा लगाते हैं, थोड़ा सा फासला रख लिया, सारा सवाल पूरा किया। एंड पे सिर्फ देख लेना है ये कौन कौन से मंथ्स हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से मंथ्स हैं, ये ज़बानी भी कर सकते थे लेकिन मैंने लिख दिया। अब आकर देखो सस्पेंशन कौन कौन से महीनों की है। सस्पेंशन है 2 महीने, जून और जुलाई, ठीक है। अब जहां जहां ये जून और जुलाई नजर आए, ये जून है, ये जनवरी है, ये जून 1 और ये जून जुलाई 2, यहां से -2, ठीक हो गया। फिर ये जून है, अच्छा ये जनवरी, जनवरी के बाद, जून के बाद फरवरी ना आता, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अरे और जून, निकलो बाहर। फिर एंड पे देखते हैं ना, साथ साथ देखना नहीं पड़ता, वो आखिरी मुसीबत पड़ी होती है, वो मुश्किल हो जाती है, बड़ा आसान काम है। नॉन रूटीन है फिर तो, सॉरी रूटीन है फिर तो जान छूटी, सवाल पे असर ही कोई नहीं। नॉन रूटीन है तो सवाल करते हुए बटा लगाते थोड़ा फासला रख लो, मंथ्स लिख लो, सारा सवाल हो गया। आंसर निकालने से पहले देखो सस्पेंशन किस किस महीने की है, उन महीनों को यहाँ से काट दो। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, जी कितना, -1, इधर कोई भी नहीं, जुलाई अगस्त, सवाल खत्म, ठीक है। तो ये जनाब आपका बी पार्ट हो गया जी। बोले इंटरेस्ट कितना आया। अब यह आप कैलकुलेटर में क्या करना है, इधर देखो, 500 इंटू 15% इंटू 10/12,
62.5। यहाँ पर सारा वैसे ही चलेगा, यहाँ पे आके बस 2/12 कर दोगे। समझ आ रही है जी? कितना है? सेवन। ठीक है, मुत्तफिक हैं सारे। देखें कैलकुलेटर पकड़े, 300 इंटू 0.08 इंटू 3/12 प्लस ऐसे ही चलते जाएं, प्लस 100 इंटू 0.08 इंटू 2/12। आंसर इज 7.3। नेट करके बताओ। हाँ 55.2 55.2 55। ऐसे करना कि मुझे पहली बार में सुनाई ना दे जाए, खज्जल करना सही मुझे। जिसने उस्ताद को सताया उसने रिक्शा चलाया। तुम अभी सता नहीं रहे हो, वैसे इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे, अभी बचत है तुम्हारी। ऊपर क्रीम तक तो पहुंच गया काम जी। 100 इंटू 13% इंटू 5/12 जमा 200 इंटू 13% 3/12। आंसर 11.9। ग्रैंड टोटल बताओ, ग्रैंड टोटल बताओ। अब देखो पहले कितना था, 80,000, अब कितना आ गया 67,100। तो कम हुआ इंटरेस्ट, लेकिन बैंक ने पूरा ही लेना है। तो एक्सपेंस हो, इस 2 महीनों की इनकम हो, इन 2 महीनों में से किसी महीने की, वो कहाँ चली जाएगी? पीएनएल के अंदर। तो मैं एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, लेकिन आपको पता है एमसीक्यू आ सकता है ना ये भी। ठीक है, तो ये जनाब आपका पार्ट बी हो गया, और ये जनाब आपका IAS 23 भी हो गया। हाँ ये जनाब अहमद ये तफसीर भी कहेंगे, अहमद वो तफसीर भी कहेंगे। बुक्स पहुंच गई हैं, मतलब चैप्टर्स आ गए हैं ना? कौन सा है? नहीं, आपको कैपलान की स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नहीं आया अभी तक, दूसरा? चलो देखो फिर इधर, चैप्टर 2 है आपका टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, इसका नाम है। ठीक है, इसके अंदर एक और स्टैंडर्ड अब हमने कर लिया है, और वो स्टैंडर्ड है IAS 20। बोलो ज़रा, उसको बुलाओ ज़रा, बुला है नंबर है उसका आसिम। अच्छा जी, IAS 16 में कोई मसला तो नहीं रह गया अब आपका? ये IAS 16 को आज लाजमी पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा, कोई एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना इसके अंदर, कोई एक इलस्ट्रेशन, कोई एक टेस्ट आंसर, कुछ भी नहीं छोड़ना। कुछ ना हो तो फिर मुझे आगे पकड़ना, ठीक है? उसके बाद जनाब मैंने सब कुछ करवाया आपको, ये मैंने आज शुरू करना है। ये हमने कर लिया। अब ज़रा देखते हैं इसमें क्या कुछ हमने किया, क्या कुछ था। तो बोरिंग कॉस्ट को कब कैपिटलाइज करेंगे? अगर वो क्वालिफाइंग एसिड के ऊपर इनकर हो रही। क्वालिफाइंग एसिड वन विच नेसेसरली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, वही सब्सटेंशियली बोला उसने। फिर कमेंसमेंट कब करें? मैंने कहा था स्टैंडर्ड यूँ लिखता है, व्हेन ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, एक्सपेंडिचर फॉर एसेट इज बीइंग इनकर्ड, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट को कहते हैं। बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, लोन रिसीव्ड को कह रहे हैं। लोन रिसीव जब होता है तो बोरिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हो जाती है ना। इंटरेस्ट कब एक्रू होना शुरू होता है? जिस दिन से लोन रिसीव करते हैं। तो उसका मतलब तीसरा, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर एसेट वर्क स्टार्टेड फॉर इंटेंड यूज आर इन प्रोग्रेस। फिर लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी टेकन, तो ये होमवर्क के अंदर करने, सोल्यूशन नहीं देखना, ठीक है? ये होमवर्क के अंदर करनी, ओके? उसके बाद टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 8, यानी जो कुछ आता जा रहा है, सिजेशन रोक दो। कब?
जब सब्सटेंशली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग एसेट फॉर यूज और सेल आर कंप्लीट। ठीक है, इस वक्त क्या कर देना है, कैपिटलाइजेशन को रोक देना है। ठीक है, मैंने आपको कहा था, उसकी मिसाल भी दी थी कि आपको स्टैंडर्ड कहता है सब्सटेंशली जब ज़्यादा काम हो गया है तो फिर उसको क्या कर देना है, कैपिटलाइजेशन को रोक देना है। कोई अगर पेंट पूंट रहता है, कोई बोर्ड वूड लगने रहते हैं तो वो बेशक लगते रहें, कैपिटलाइजेशन रोक दें। या कंस्ट्रक्शन इज सस्पेंडेड ड्यू टू से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, तो इस अरसे को भी रोक दें। Substantially or acting necessary to prepare the qualifying asset for its intended use और सेल आर कंप्लीट का मतलब ये है, हो सकता है आपने एक बिल्डिंग बनानी शुरू की है। ठीक है जी, ये बिल्डिंग आप इसलिए बना रहे हैं कि आप इसको यूज़ करेंगे, इधर हेड ऑफिस बनाएंगे। तो जिस दिन ये यूज़ होने के काबिल हो जाए, मतलब नेसेसरी एक्टिविटीज़ इसके इंटेंडेड यूज़ की पूरी हो जाएं, तो क्या कर दोगे, कैपिटलाइज को रोक दोगे। हो सकता है आप ये शिप बना रहे हों, आपकी शिप जो है ये फॉर यूज़ तो है ही नहीं बल्कि फॉर सेल है, तो ये आपकी क्या बननी है, इन्वेंट्री। अब ये एक ऐसा एसेट है जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले जाता है। तो जब ये अपने इंटेंडेड सेल के लिए, यूज़ के लिए तो आपने बनाया ही नहीं, बल्कि इसको किस लिए बनाया, सेल के लिए। तो जब सेल के लिए तैयार हो जाए तो फिर इसके ऊपर कैपिटलाइजेशन को रोक दो। ये मतलब ऐसी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 7 करनी और फिर ख़त्म करनी, इतना सा स्टैंडर्ड है। और हमने इस पर कितना टाइम लगा दिया, तो तसल्ली हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी। उसके बाद आपकी किट्स हैं, आपका ACC है, आपके सवाल हैं, तो जो IS-23 का सवाल मिले किल कर सकते हो अब आप। ठीक है, लेकिन ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग करोगे तब पता लगेगा। ठीक है, पॉज करें ज़रा। ठीक है जी, अब फिर IS-23 तो यहाँ पे हो गया है एंड। ठीक है, सारी इलस्ट्रेशन समेत आपने करना है। और जाहिर सी बात है, किट में जो सवाल पढ़ते हुए IS-23 आ गया था, आपने पेंडिंग किया होगा, अब वो भी सारे सवाल हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कशन अब स्टार्ट कर रहा हूँ IAS-20 की। IAS-20 जो है ये डील करता है गवर्नमेंट ग्रांट्स और असिस्टेंस के साथ। बहुत ही सादा स्टैंडर्ड, बहुत सिंपल, और ये इस चैप्टर का आखिरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर 4 स्टैंडर्ड्स आपको इकट्ठे ही मिलेंगे। बाकी फिर ऐसे ही जाकर आगे 1-2 और चैप्टर्स भी आएंगे जिनमें एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब छोड़ें, आप क्या कहते हैं अकाउंटिंग को, मुझे बताएं, अगर आपको गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए, ये स्टैंडर्ड पहले पढ़ा हुआ है, नाम सुना हुआ है? अच्छा अच्छा, ग्रांट रिसीव हुई है आपको फॉर कोई पास्ट कॉस्ट थी जो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके थे, या ग्रांट आपको मिली फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब आपने कोई ऐसा अच्छा काम किया पास्ट में, गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने कहा वाह वाह माशाल्लाह आपने ज़बरदस्त काम कर दिया, तो आपको हम हेल्प करते हैं, जो आपने खर्चा किया था उसमें से कुछ आपको हम रीइंबर्स कर देते हैं। अब ये पास्ट कॉस्ट है जो ऑलरेडी इनकर की जा चुकी है। ठीक है, ऐसी कॉस्ट की मद में आपको अगर गवर्नमेंट से कोई पैसे आ जाएं, या गवर्नमेंट कहे आपने ये काम जो शुरू किया है ये पकड़े फटाफट, आपकी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आप इनिशियल जो आपका जो टाइम पीरियड है इसमें आपके लिए सहूलत हो जाए, तो ये दोनों सूरतों के अंदर आपको अगर पैसे आ गए हैं गवर्नमेंट से, या वादा आ गया, रिसीवल भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आप सादा रखें, पैसे गवर्नमेंट से आपको आ गए हैं, तो कैश आपने क्या कर लेना है, डेबिट, पैसे जो आए। अब कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही कि जो बंदा कहे कि जो है वो वेट करना पड़े जिसका, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको फौरी तौर पे इनकम बना लेंगे। असल में ये जो स्टैंडर्ड है ना, इसकी पूरी की पूरी बुनियाद जो है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या जी, यानी आपको अगर ये ग्रांट रिसीव हुई है, ओहो ये तो बताना ही भूल गया मैं, आपको शायद पता होगा, ग्रांट जो गवर्नमेंट से आई है इसके अगेंस्ट हमने कोई मतलब गवर्नमेंट को सर्विसेज नहीं देनी होती नॉर्मली, तो ये हमारा एक्सपेंस होता है, ये इनकम होती है। फ़ायदे की चीज़ है ना, गवर्नमेंट ने खुश होकर कुछ हेल्प कर दी, आपकी पैसे दे दिए, तो ये आपके लिए क्या है, इनकम। सही है।
अब अगर ये जो पैसे आए हैं ये किसी पास्ट कॉस्ट जो कि ऑलरेडी आप इनकर कर चुके थे उसकी मद में आए हैं, या आपको इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो कैश जैसे ही आए, या रिसीवेबल भी हो सकता है, फिलहाल आप कैश और बैंक की लिख लें, कैश या बैंक में पैसे आ गए, डेबिट कर दिया आपने, और फौरी तौर पे आपने इसको क्या कर लिया, पीएनएल के अंदर इनकम बना ली। ठीक है जी, ग्रांट इनकम कहाँ ले जाओगे, प्रॉफिट और लॉस। अब जैसे मैंने आपको अर्ज किया मैचिंग कॉन्सेप्ट है ना, तो भाई जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, ठीक है, या जो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो इसके लिए कोई आपको फ्यूचर का इंतज़ार करने की ज़रूरत तो नहीं होती, इसलिए जैसे ये पैसे रिसीव होते हैं आप उनको क्या कर लेते हैं, इनकम बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको सवाल अब करवाने लगा हूँ, मज़े का सवाल जो है वो क्या होता है जी, आपको ग्रांट रिसीव होती है, जो ग्रांट रिसीव होती है, ठीक है। अब ये इस चैप्टर के बाद फिर मैं एक बार दोबारा इस सारे चैप्टर को गो थ्रू करूंगा, लेकिन मेरी ये चाहत होगी कि इस चैप्टर को आप पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। जब ये पूरा हो जाए तो कोई टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, कोई इलस्ट्रेशन, एंड पे तक कोई सवाल, कोई एक लफ्ज़ नहीं छोड़ना, तसल्ली कर लेंगे। फिर आपका ये टॉपिक, ये चारों टॉपिक इसी चैप्टर तैयार है, फिर जाके जहाँ से मर्जी सवाल करें, ठीक है ना, ज़रूरी है ये, ठीक है। अच्छा, ग्रांट रिसीव हुई है फॉर फ्यूचर कॉस्ट्स जो अभी इनकर नहीं हुई, अभी इनकर होनी है, टू बी इनकर्ड, ठीक है जी। और ग्रांट रिसीव हुई है फॉर कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स कहते हैं नॉन करंट एसेट्स को। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा आप इस फलां इलाके में जाके फैक्ट्री लगाने लगे, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं इस इलाके के अंदर मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, तो हमें बड़ी पसंद आई है आपकी बात, तो ऐसा करते हैं आपको हम प्लांट खरीदने में हेल्प कर देते हैं, कितने पैसे हमारी तरफ से, कैपिटल एसेट। तो ग्रांट अगर रिसीव हो फॉर फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, या फॉर कैपिटल एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स के लिए, तो ऐसी ग्रांट को जब रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे और ईयर एंड पे क्या करेंगे, ये बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। वैसे थोड़ा थोड़ा एक्रूवल जो पढ़ा होता है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट का नाम ले लें तो कुछ आइडिया हो भी रहा होता है बच्चों को। बहरहाल फिर भी सारी कहानी हम कहाँ पे अब सीखेंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। बिल्कुल होती हैं, फिर ना कंडीशंस होती हैं, फिर वही मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन थ्योरी पढ़ेंगे ना, अभी तो काउंटिंग, आपको पता है मैं पहले काउंटिंग सिखाता, पहले हम सवाल करते हैं फिर थ्योरी हो जाते हैं। बहरहाल चलो उसने पूछ लिया है तो जवाब दे देता हूँ। गवर्नमेंट जब ग्रांट देती है तो साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस अटैच होती हैं, ठीक है। अब मसलन हम एक जगह फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है अगले 5 साल तक यहाँ से आपने निकलना नहीं, तो क्या करें फिर। अभी तो मैं बात ही ये कर रहा हूँ कि ग्रांट के साथ करना क्या है, फिर तो ईयर एंड पे तो बाद में जाना था, लेकिन चलो क्या करें फिर, आज खड़े होकर कुछ ना करें, 5 साल का वेट करें, ऐसी बात नहीं होती। आज खड़े होकर हम एक रीज़नेबल एश्योरेंस देते हैं कि हम इंशाअल्लाह 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 गवर्नमेंट की इन सारी कंडीशंस को मीट करेंगे। तो जब रीज़नेबल एश्योरेंस दे लेते हैं हम, तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है आप आज ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो। अब वो रिकॉर्ड करना एज एन इनकम है या नहीं है वो अभी मैं सिखा लूँ, ठीक है। तो ये रीज़नेबल एश्योरेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो 2 चीज़ों की रीज़नेबल एश्योरेंस हो, क्या, नंबर 1 ग्रांट रिसीव हो जाएगी, सिर्फ गवर्नमेंट का लारा नहीं है, नंबर 2 कंडीशंस को आप फुलफिल करेंगे। अब अगर बाद में वो फुलफिल नहीं होती तो फिर रीपेमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो तो अभी पढ़ाना ही कल है, अभी तो बात ही देखते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं कल भी किस वक्त, ठीक है, सही है। तो सादा बात फिलहाल चलते जाओ, ये सारी बातें करेंगे, कंडीशन बिल्कुल अटैच होती है, ओके। लेकिन
मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमने कंडीशन के साथ मैच नहीं करना ग्रांट को, बल्कि रिलेटेड कॉस्ट के साथ करना है। अगर एसेट रिलेटेड ग्रांट है तो एसेट के साथ मैच, यानी उसकी डिडक्शन के साथ, और अगर एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट है तो एक्सपेंस के साथ। ठीक है, चलें, सवाल है, एबीसी कंपनी रिसीव्ड आ ग्रांट ऑफ 40 मिलियन, यार मैंने इस बार भी नहीं बदला, अजीब सा नाम ये, ऑन 1 जनवरी 2002 टू एक्वायर आ वाटर क्लीनिंग स्टेशन। ये है तो एक एसिड, लेकिन इतना लंबा नाम लिखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर लिख लो टू एक्वायर आ प्लांट। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्लांट जैसे होता है वाटर क्लीनिंग स्टेशन। ठीक है, तो ये प्लांट जनाब इन्होंने खरीदना था, तो गवर्नमेंट से इनको 40 मिलियन डॉलर की ग्रांट आ गई। कॉस्ट ऑफ प्लांट इज स्टेशन है, कॉस्ट ऑफ, जरा इजी लगता है ना जैसे प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट इज 100 मिलियन डॉलर्स एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 8 years। एबीसी कंपनी एक्वायर्ड द स्टेशन। ये वो असल में सवाल में वही उठा लेता होता हूँ जो मुझे मिल जाते हैं ना, FAR 1 से FAR 2 से, यानी अब वो FAR या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, वहाँ से कुछ सवाल मिल जाए वहाँ से उठा लेता हूँ, ना मिले तो अपने बना लेता हूँ। सिर्फ चीज़ें आपको बताई हुई हैं मैंने जो देखनी है, आपका सिलेबस, आपकी किताबें, आपके सवालों को एक नज़र मार ली, जो चीज़ें सारी की सारी इन सवालों में कवर हो जाएं, मैं वो सवाल कोशिश करता हूँ कर लें। फिर भी आप उसको इंश्योर करते हैं सारे सवाल करके कि आया सारे सवाल हो रहे हैं, नहीं, जो नहीं होते वो फिर उनमें से अलग से भी डिस्कस किए जा सकते हैं। ठीक है, एबीसी कंपनी एक्वायर्ड द प्लांट ऑन 1 जुलाई। ग्रांट किस दिन रिसीव हुई? 1 जनवरी। चलो पहले सवाल में कटा खुल गया ना, चलो खैर खुलन दो। एंड ईयर एंड इज 31 दिसंबर। अब जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है, और पता नहीं क्या कह रहा है, बोथ छड़ो बोथ ऑप्शंस। चलो सवाल शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात, ये 40 मिलियन जिस दिन रिसीव हो रहा है, ये 40 मिलियन जिस दिन रिसीव हो रहा है, यानी 1 जनवरी को, उस दिन आपको कैश आ गया। ठीक है, कितने मिलियन डॉलर्स कैश आ गया? डॉलर्स इन मिलियन। ठीक है जी, जी कितने मिलियन का कैश आया जी? 40 मिलियन डेबिट किए आपने। अब क्या आप ये कैश जो 40 मिलियन रिसीव हुआ है, ये डेबिट कर सकते, क्या डेबिट हुआ कैश में, ये क्रेडिट कर सकते हैं पीएनएल के अंदर एज एन इनकम? बोलो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये एसेट रिलेटेड ग्रांट है। ये पैसे किस लिए आए हैं? प्लांट खरीदने के लिए। मैंने इसीलिए लफ्ज़ कंडीशन पहले सवाल में डाला ही नहीं। कंडीशन के लिए अलग क्राइटेरिया IAS 20 कहता है कि आप अगर रीजनल एश्योरेंस दे सके, कंडीशन जो अटैच्ड हैं वो मीट करेंगे तो ग्रांट को रिकॉर्ड कर लें। क्या रिकॉर्ड करें? अगर इन दोनों चीज़ों की मद में है तो एज एन इनकम आते ही रिकॉर्ड करें, और अगर इन दोनों के लिए है तो फिर आते साथ इनकम नहीं बनानी, बल्कि अनअर्न्ड इनकम, एडवांस इनकम। ये किसे कहते हैं जी? लायबिलिटी, डेफर्ड इनकम। यानी आज पैसे आ गए और आपने अभी कमाए नहीं है, तो उसको क्या करते हैं आप? तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे उसको, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे एज आ लायबिलिटी। नाम क्या रखेंगे? डेफर्ड ग्रांट नाम रख लेंगे। क्या? एज आ डेफर्ड ग्रांट, यानी कि लायबिलिटी। लायबिलिटी है। लायबिलिटी इस तरह से है कि क्या आपने ये 40 मिलियन जो रिसीव किया, ये कमा लिया? कमा लिया। कैसे कमाएंगे? वक्त गुजरने के साथ साथ। आसान है ना, एक्रूवल नहीं पढ़ा हुआ आपने? एक्रूवल, अगर आपने एक्रूवल नहीं पढ़ा तो फिर गड़बड़ है। देखें, सादा सी बात है, बड़ी सादा सी बात है। देखें, आपने आज अपनी दुकान किराए पर दी और आज आपने अगले 5 साल का रेंट इकट्ठा रिसीव कर लिया एडवांस, क्या करोगे? इनकम बना लोगे? आज ही इनकम बना लोगे? नहीं, आज आपके सर पे क्या है? ये बोझ, लायबिलिटी। लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज इन फ्यूचर। तो फिर आज आप एंट्री करोगे कैश डेबिट, एडवांस रेंट, डेफर्ड रेंट, लायबिलिटी। लायबिलिटी कहते हैं ना क्रेडिट। फिर जैसे जैसे सर्विस देते जाओगे, डेफर्ड ग्रांट और डेफर्ड रेंट को डेबिट करके रेंटल इनकम क्रेडिट करते जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही ये काम करना है, ठीक है, कि जिस दिन आपने पैसे रिसीव करने हैं, अगर तो ये पैसे हैं किसी पास्ट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड की मद में, या ये पैसे इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो आपने सबसे पहले देखना है जो गवर्नमेंट ने कंडीशन अटैच की थी, क्राइटेरिया जो था वो मीट करके, अगर कर गए हैं तो फिर इसको रिकॉर्ड कर लें। क्या?
एज एन इनकम। और अगर आपको ग्रांट रिसीव हुई है, फ्यूचर कॉस्ट जो अभी इनकर होनी है, या कैपिटल एसेट खरीदने के लिए, तो पहले वही बात, कंडीशन अटैच करने की रीजनल एश्योरेंस है, तो अगर है तो फिर इसको रिकॉर्ड कर लें। लेकिन रिकॉर्ड क्या करें, इनकम ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर फ्यूचर में कॉस्ट अभी इनकर होनी है तो जैसे जैसे वो कॉस्ट इनकर होंगी साथ साथ इसको भी जो है वो एक्सपेंस वो बनता जाए, ये इनकम बनाते जाओ। मसलन गवर्नमेंट ने कहा ये पकड़ो अगले 5 साल की आपकी जो वेजेस का एक्सपेंस आएगा ना उस इलाके में, तो ये पकड़ो आप अगले 5 साल की वेजेस में हमारा भी हिस्सा। अब अगले 5 साल में वेजेस एक्सपेंस रिकॉर्ड होता जाएगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये भी डेफर्ड ग्रांट से निकलकर इनकम बनती जाएगी। 2 साल के खर्चे के लिए तो 2 साल में उधर खर्चा बनाओ, उसके साथ ही इस पैसे को भी, तो एंट्रीज देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ऐसे ही नॉन करंट एसेट, ये खरीदा, क्या ये सारे का सारा पहले दिन आप एक्सपेंस आउट कर देते हैं? एसेट खरीदते हैं तो उसको कैपिटलाइज करते हैं और फिर जैसे जैसे वो इस्तेमाल होता रहता है इसको डेप्रिशिएट करते रहते हैं। तो जिस दिन एसेट खरीदेंगे उस दिन सारा एसेट एक्सपेंस नहीं बना, तो उस दिन इससे रिलेटेड ग्रांट भी सारी इनकम में नहीं जाएगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट, इधर से एसेट डेप्रिशिएट करते जाओगे, उसी सेम बेस के ऊपर ग्रांट भी, डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी से भी निकलकर इनकम, इसको कहते हैं लायबिलिटी का अमोर्टाइज होना, ठीक है, तो इनकम बनती जाएगी। ठीक है, तो समझ आई बात की? तो फिर समझ आ गई है तो फिर सवाल शुरू करते हैं जी। बड़ा ही आसान काम, बड़ा ही आसान काम, बड़ा ही आसान काम। 2 साल के लिए एंट्रीज कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है मैं एक्सट्रैक्ट्स तक तो आपको पता है चला ही जाऊंगा। ठीक है, तो एंट्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है जी? 1। ठीक है, IS 20 शुरू हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक नाम लिखूंगा एंड पे, ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009 है, 2 है, 2। ओके, तो अब जिस दिन ये ग्रांट रिसीव हुई, चूंकि ये एसेट की मद में रिसीव हुई है, तो जिस दिन रिसीव होगी उस दिन इसको क्या बनाओगे? लायाबिलिटी। क्या बनाना है इसको? लायाबिलिटी। तो 1 जनवरी 2002 पर कैश डेबिट, काम करते हैं खुली डुली जगह, 1 जनवरी 2002 पर कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट नामी इनकम क्रेडिट, मतलब लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, अब इसको कोई भी नाम रख लो आप, एडवांस ग्रांट नाम रख दो इसका, आप अनअर्न्ड ग्रांट रख लो, मतलब तो एक ही है, यानी ये लायबिलिटी है, अभी इनकम नहीं बन सकती। ठीक है, कितने जी पैसे? 40 मिलियन, ऊपर रुपीज इन मिलियन लिख लेना। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जनाब 1 जुलाई को जाकर एसेट खरीदा, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 100 मिलियन से। तो प्लांट डेबिट और किस दिन? सही है ना, हाफ हाफ हो जाएगा जी। तो 1 जुलाई 2002 पर प्लांट डेबिट, PPE डेबिट, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से जी? 100 मिलियन से। ठीक है, अब ईयर एंड आएगा, अगर ये प्लांट इस साल में ना आता तो ये ग्रांट सारी की सारी लायबिलिटी में रहती, ये एसेट का वेट करेगी जब तक एसेट आ ना जाए। ठीक है, अब इसीलिए मैं आपको अर्ज कर दूं, जैसे रीवैल्यूएशन में हशर के साथ नशर होता था, ऐसे ही ये भी हशर के साथ ही नशर है, यानी जो एसेट के साथ हशर होगा वही डेफर्ड ग्रांट के साथ नशर होगा। हालांकि नज़र क्या आ रहा है? नज़र तो आ रहा है ग्रांट आई है 1 जनवरी को, जबकि एसेट आया 1 जुलाई को, लेकिन मैं पहले हमेशा एसेट को डेप्रीशिएट किया करूंगा। पहले हमेशा हम क्या किया करेंगे? तो 31 दिसंबर 2002 पर
हमने एसेट को डेप्रिशिएट करना है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी। तो कितनी कॉस्ट है जी एसेट की 100 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है सवाल में गिवन थी, गिवन है ये यूजफुल लाइफ इज 8 years, ठीक है। अच्छा अब देखो मसलन हमें गवर्नमेंट ने कहा होता है खान साहब, गवर्नमेंट ने कहा है जहाँ पे प्लांट लगा रहे हो ना फिल्ट्रेशन प्लांट, अगले 5 साल तक वहां से वापस आए तो हम पैसे वापस ले लेंगे। तो कंडीशन कितने साल के लिए लगी हुई है? बस पहली बार आते ही ग्रांट स्टैंडर्ड हमसे पूछेगा क्या लगता है 5 साल काम करोगे? हम हाँ इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है रिकॉर्ड कर लो। अब ये 5 साल साइड पे हो गए। अब जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर ली। अब 5 पूंछ छोड़ो, अब देखो ये किस से रिलेट करती है? ग्रांट एसेट से रिलेट करती है, तो जो उसकी लाइफ 15 साल है तो 15 साल पे अमोर्टाइज करेंगे। वो 5 साल अब गए खूह में, खूह समझते हो, कुएं में, वेल ओके वेल समझ आई बात जी। तो डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 8 इंटू 6/12, 6.25 को मैं अगर 6 कर लूं कोई एतराज है? यार हद हो गई यार। अच्छा मैं फिर लिखने लगा था अगर आपको इतराज ले जी। अब वो राउंडिंग का डिफरेंस एंड पे आ जाएगा, अगर मुझे कहीं पे कंपेयर कराना होगा तो कोई नहीं मसला। अच्छा इधर देखो, उसके बाद अब साथ ही आपने डेफर्ड, मैंने एक सिचुएशन आपको बताई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है मसलन गवर्नमेंट ने क्या कहा, थर के इलाके में जाके ये प्लांट लगा रहे हो ना, तो ये पकड़ो 100 मिलियन में से 40 मिलियन हमारी तरफ से, लेकिन अगले 3 साल यहाँ से निकलना मत, ये 9 पैसे लेके भाग जाओ। अब हमने 40 मिलियन ले लिया। अब अकाउंटिंग करने की बारी आई तो IAS 23 आया, दरवाजा खटखट ठक ठक ठक, कौन? IAS 20, हाँ जी सुना है ग्रांट रिसीव हुई है, कंडीशन लगाई है गवर्नमेंट ने 3 साल की। क्या लगता है आपको? मम्मी इंशाल्लाह हम 3 साल तो वहाँ पे हैं, ठीक है आप उसको रिकॉर्ड कर लो, इनकम या लायबिलिटी ये आप उस्ताद से पूछ लेना अपने, लेकिन रिकॉर्ड कर लो। अच्छा मैं जाता हूँ, अल्लाह हाफिज। तो फिर गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड हो सकती है। अब अगली बात है, क्या ये पास्ट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए? नहीं, तो इसका मतलब इनकम तो नहीं बन सकती। फिर क्या कर लो, आज लायबिलिटी बना लो। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगले 3 साल यहाँ पे रहना, लेकिन हमारे एसेट की यूजफुल लाइफ है, इसी सवाल में मैं डाल दूं ना 3 साल, तो कहानी यहीं पे खत्म। ठीक है, समझ आ गई ना? 3 साल डले भी हों तब भी 3 साल साइड पे सिर्फ एक लाइन लिखी होगी सवाल में कि रीजनेबल एश्योरेंस दे रही है कि एंटिटी के ये कंडीशंस को मीट कर लेगी। तो फिर ये रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया, रिकग्निशन क्राइटेरिया इसको कहते हैं। जैसे IAS 16 में IAS 40 में पढ़ा था ना, ऐसे ही गवर्नमेंट ग्रांट का रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? ग्रांट का रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है कि जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्राइटेरिया ये है कि रीजनेबल एश्योरेंस दे सको 2 चीज़ों की। नंबर 1 ग्रांट रिसीव हो जाएगी, सिर्फ लारा नहीं है। नंबर 2 जो कंडीशंस गवर्नमेंट ने अटैच की हैं वो आप सेटिस्फाई कर लो। तो फिर रिकॉर्ड कर लो ग्रांट को, रिकॉर्ड कर लो ग्रांट को एज इनकम और लायबिलिटी, डिपेंड करता है कौन सी वाली ग्रांट है। अगर पास्ट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है तो रिकॉर्ड कर लो इसको इनकम के तौर पे। और अगर इसकी ये है फ्यूचर कॉस्ट जो भी इनकर होना बाकी है या एसेट से रिलेटेड, तो रिकॉर्ड कर लो लेकिन एज लायबिलिटी। अब वो 3 साल गए साइड पर, अब देखो ये किस खर्चे से रिलेट कर रही है। अगर प्लांट से रिलेट कर रही है तो फिर प्लांट की एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट है उससे रिलेट कर रही है तो फिर डेप्रिशिएबल एसेट की लाइफ देखो, तो वो लाइफ कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 साल है तो बस 8 साल ही रेलेवेंट है। लेकिन इधर देखो जरा, एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी डेबिट। लायबिलिटी क्या होगी, एसेट कम होता है तो डेप्रिसिएशन, लायबिलिटी कम होती है। एसेट कम होना दुख की बात, लायबिलिटी कम होना खुशी की बात। तो लायबिलिटी, एसेट पिघल कर एक्सपेंस बन रहा है डेप्रिसिएशन, लायबिलिटी पिघल कर इनकम बनती है, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड ग्रांट, ये इनकम बनती जाएगी। ठीक है, तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब इधर देखो, जो इनकम आपने बनानी है जिसका नाम आप ऑब्वियसली ग्रांट इनकम ही रखोगे, ये इनकम इधर देखना जरा, कितने टोटल अमाउंट है 40। अच्छा डिवाइड करोगे इसको किस से, 8 से। लेकिन अब पागलपन ना कर देना कि नहीं जी ग्रांट तो 1 जनवरी को आई थी इसलिए पूरा साल इसको मोटाइज करें। नहीं 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 नहीं। अब देखो
आप देखो एसेट जब खत्म हो ग्रांट भी उसी दिन खत्म होनी चाहिए। तो मसलन अगर एसेट इस साल ना आता, अगले साल आता, तो ये ग्रांट 1 रुपया भी मोटाइज ना होती अगले साल। अगर 7 साल लाइफ होती एसेट की तो 7 साल पे एसेट डेफिसिट होता, 7 साल पे ही ग्रांट इनकम में जाती। मैचिंग कॉन्सेप्ट, एसेट रिलेटेड ग्रांट है तो एसेट के साथ मैच होगी 100%। ठीक है जी, इनटू 6/12। 2.5 क्या होता है, 3 कह दो बस, थ्रू 2.5। अच्छा अब सुनो, एक बात और सुनो, कपास के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। सुनो सुनो सुनो, एक और सिचुएशन बनाते हैं। एसेट आ गया यकम जनवरी 2002 को, ग्रांट रिसीव हुई गवर्नमेंट की तरफ से यकम जुलाई 2002 को। तो ईयर एंड पे एसेट 100/8 और 6/12 नहीं होगा, नहीं होगा ना। ग्रांट के साथ क्या करोगे, नशर 40/8, उसको भी 6/12 नहीं करना, क्योंकि मैचिंग किसके साथ मैच करना है। अब समझ आई बात की। तो ग्रांट जिस दिन मर्जी आती रहे, छोड़ो, आपने एसेट को देखना है। एसेट रिलेटेड ग्रांट है तो जो एसेट के साथ हशर करोगे वही ग्रांट के साथ नशर, चाहे साल के आखिरी दिन आए, क्योंकि 7वें साल 8वें साल के एंड पे एसेट ने खत्म हो जाना है, तो ग्रांट कहाँ जाएगी, फिर तो पड़ी रह जाएगी। ठीक है, सही है। चल थोड़ी सी जगह और बचा लेते हैं। अच्छा जी, अब अगले साल की एंट्री जरा और नहीं तो दिमाग से ही कर लो, जरा उत्तो खाली है खाना। नहीं सर, इस्तेमाल हो जाएगा सर, सॉरी प्लीज, वी आर सॉरी, सॉरी सर, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये कह रही है अहमद। मुझे क्या पता, सवाल आपके सामने है, आंखें हैं, बटन है आप लोगों के, देखें। दिया नहीं हुआ तो क्या सारी जिंदगी आपने आज तक सीखा, अगर दिया ना हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। दिया नहीं हुआ, पर्चे में आ जाना, पर्चे में छोड़ के दिया नहीं हुआ जी बेटा। अब भाई पहली एंट्री होगी ना, दूसरी एंट्री होगी नहीं, लेकिन हाँ तीसरी एंट्री होगी। हाँ, इज है एंट्री है, एंट्री इज। अब 31 दिसंबर 2003 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट की एंट्री होगी। और इधर देखो बच्चों, 100/8 स्ट्रेट लाइन है ना। जब कुछ ना बताया जाए तो कौन सा मेथड होता है डेप्रीसिएशन का, लेकिन इस साल में कोई फ्रैक्शन नहीं लगना। अब इस साल में एसेट पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, तो फिर 13 रुपए से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट हुआ। और फिर इसी तरह से एने भी नाल ही जाना जी, मैं भी नाल ही जाना है, तो इसको भी साथ ही भेज दें। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब इधर देखो 40/8, बस ग्रांट और एसेट की वैल्यू में डिफरेंस है, वरना तो ट्रीटमेंट तो सेम ही है, हशर के साथ साथ ही नशर हो रहा है। ठीक है जी, तो 5 रुपए की ओके। अच्छा जरा कोशिश करें एक्सट्रैक्ट्स तो बनाए, पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या क्या जाना है, जरा फटाफट कर लें। अच्छा ज़बानी ज़रूरत नहीं है, आप लिख दें तो बेहतर है। पर्चे में ज़बानी बताओगे क्या, इतने तुम टार्जन। हाँ जी, मगरिब का वक्त करीब है जल्दी से मगरिब की तैयारी पकड़ लें, लेकिन छुट्टी करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया वैसे मेरे साथ, मैं लेट हुआ तो वेट करना था ना।
अच्छा जी सुने, PNL 2002 और 3 2 साल है, तो 3 हो गया और 2 हो गया। तो PNL में दो चीजें आएंगी जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, थोड़ा दूर कर देते हैं, 2003 और 2002 जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2002 में कितनी आ रही है जी, 6 रुपए की, और ग्रांट इनकम ये जनाब आ रही है आपकी 3 रुपए की। भाई एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं होती, पता ही आपको एक्सट्रैक्ट्स ही है, पूरा PNL तो है नहीं, ठीक है। बैलेंस शीट में थोड़ी वर्किंग की जगह ही बना लेते हैं यार, ताकि फिर जी कितना था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितना था 2002 का 6 और 3 रुपए की इनकम। अच्छा जी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो दो चीजें नजर आएंगी आपको ना, कैश नहीं मुझे नजर आएगा, कैश के बारे में ना हम कल डिसाइड, कल था परसों था, डिसाइड कर लिया था हमने, इसी क्लास में था ना या किसी और में पढ़ाया था मैंने, जब आपने कहा था एक्सट्रैक्ट्स, किसने पूछा था, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स में कैश क्यों नहीं शो करते, तो कैश का ओपनिंग हमारे पास नहीं है, डेबिट्स क्रेडिट्स नहीं है, क्लोजिंग कैसे, यहाँ पे बैलेंस शीट में क्लोजिंग आना है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में आपका प्लांट नजर आएगा, और प्लांट की कॉस्ट थी 100, लेकिन उसमें से 6 रुपए की डेप्रिसिएशन लेस होगी, तो बुक वैल्यू 94 नजर आए, ठीक है। और उसके बाद आपकी बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज में आपकी डेफर्ड ग्रांट नजर आएगी, ठीक है। ग्रांट रिसीव कितनी हुई थी 40, और उसमें से इनकम में कितनी चली गई। अच्छा अब देखें, वैसे तो करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ें, पहला दिन है, बस करते जाएं, ठीक है। फिर इसके बारे में मशवरा कर लेंगे। 100 माइनस कितना था, 6 था, ओके, नहीं दूसरा। अब डेफर्ड ग्रांट जो रिसीव हुई थी वो 40 रुपए, वो कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, इसमें से कितनी इनकम में चली गई, 3, तो उसकी डबल एंट्री क्या बनती है, डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, तो ग्रांट कितनी रह गई बैलेंस शीट में, ठीक है, समझ आता है, ओके गुड। 37, अगला साल आया जी, तो अगले साल में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा, पूरा साल का एक्सपेंस आ गया 13, ठीक है जी। और ग्रांट इनकम 5 रुपए की आ गई। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो आपका एसेट 100 पर आया था, 6 रुपए डेप्रीशिएट हो चुका था, 13 मजीद हो गया। आप इसको 94 माइनस 13 भी लिख सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, ठीक है। कितना आ गया जी 81, जबकि डेफर्ड ग्रांट 40 की थी, 3 में से 3 माइनस हो चुका था, 5 और हो गया माइनस, तो ये जनाब आपकी डेफर्ड ग्रांट नॉन करंट में मैंने सारी शो कर दी है जी, ठीक है। ये कितनी आ गई 30, जी, कोई मसला होना तो नहीं चाहिए, नहीं फिलहाल नॉन करंट में रखें, फिर इस पर डिस्कशन कर लेंगे, देख लेते हैं, वैसे कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। अगर मसलन आपने 2002 में करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन करनी है, तो 2003 में कितना इनकम बन जाना है, नज़र आ रहा है आपको 5 रुपये, तो वो करंट में शो कर दें, और यहाँ पे 32 शो करने हैं, तो वही 37 ही, लेकिन ज़रूरत नहीं फिलहाल जी। अदर इनकम में, और कहाँ जाएगी, सेल्स में लिख सकते हैं, इनकम की तो दो ही जगह हैं,
सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ जाएगा? एडमिन में। अगर प्लांट है तो एडमिन में कैसे जा सकता है? फिर कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। सोचे, प्लांट है ना, प्लांट, तो प्लांट की डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी? प्लांट कहाँ लगा होता है? हेड ऑफिस में। फैक्ट्री में तो फैक्ट्री के सारे खर्चे ना कॉस्ट ऑफ सेल में जाते हैं। मुझे नज़र आ रही हैं कमजोरियां तुम्हारी F3 वाली। चलें खैर, कोई बात नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह। बस तो बंद, बस तो बंद समझते, बस तो बंद नहीं, हाँ वही वही जी। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पर ना एक और भी ऑप्शन स्टैंडर्ड देता है, और वो ये कहता है कि एक और काम भी कर सकते हो। वैसे आप बताओ क्या हो सकता है एक पॉसिबल, और कोई पॉसिबल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है बताओ? कोई ऐसे तुक्का लगाओ, ऐसी तुक्का लगाओ, जिन्होंने पहले ना पढ़ा हो वो तुक्का लगाए जी, तुक्का लगाए जी। हाँ मतलब कोई एक और तरीका भी हो सकता है एंट्रीज करने का या प्रेजेंटेशन वगैरह का। जी कोई तुक्का शुक्का लगा दो। चलो मैं ही बता देता हूँ, रहने दो। 1 जनवरी 2002 पर आपके पास डेफर्ड ग्रांट आ गई, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट, लायबिलिटी आपने बना लिया इसको। कितने से जी? 40 से ये एंट्री का कर लिया आपने पास। फिर जी 1 जुलाई को आपने एसेट खरीदा, ठीक है। अब ये जो एसेट आपने खरीदा तो प्लान डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया आपने 100 रुपए से। अभी तक तो कोई फर्क नहीं आया एंट्री में, ऐसे ही। अच्छा अब स्टैंडर्ड से आपने पूछा, यार स्टैंडर्ड बात सुनो, भले आदमी तुम मालूम होते हो। देखो यार एक बात तो बताओ, अगर हम ये अलग से प्लांट लेके ना चलें और अलग से डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड ना करें, बल्कि हम इस डेफर्ड ग्रांट के 40 को एसेट की कॉस्ट में से ही नेट कर दें, हमारा एसेट रिड्यूस होकर 60 पे आ जाएगा। तो ग्रांट इनकम रिकॉर्ड नहीं करें और रिड्यूस डेप्रिसिएशन ही करी जाए। तो क्या हम ये कर सकते हैं? सर ने कहा हाँ कर सकते हो। स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दे दिया, आपने तो नहीं दिया, शुक्र है आप स्टैंडर्ड नहीं थे, या आप लोगों ने स्टैंडर्ड नहीं बनाया था। स्टैंडर्ड ने एक ऑप्शन दे दिया प्रेजेंटेशन का मजीद। तो फिर इधर देखो, एक इजाफी एंट्री किस दिन कर लो? जिस दिन एसेट आ गया तो ग्रांट को पकड़ो और डेफर्ड ग्रांट क्या कर दो। अब ये लायबिलिटी क्या हो गई? खत्म, खत्म बिल्कुल कर दी, ठीक है। तो 40 रुपीज से आपने बिल्कुल डेफर्ड ग्रांट को राइट ऑफ कर दिया, किताबों से निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसको प्लांट के अंदर क्रेडिट, जैसे वो एक्यूमुलेशन डेबिट करके प्लांट क्रेडिट करते थे तो प्लांट बुक वैल्यू पे आ जाता था, बिल्कुल ऐसे ही ये प्लांट एक तरह से अब 60 रुपए की वैल्यू पे आ गया, ठीक है। अब ईयर एंड आएगा तो आप 31 दिसंबर 2002 पर एंट्री पास करोगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट की। अब इधर देखो जरा, हाँ आपके एसेट में पड़ा ही क्या है? अब 100 नहीं रहा बल्कि 60 रह गया, 40 माइनस होकर 60 रह गया, ठीक है। तो बल्कि यूं ही ना कर दूं मैं, इधर डेप्रीसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड, चलो यही डायरेक्ट ही ठीक है। तो ये 100 था, 100 था एसेट, 100, ठीक है। ये 100 एसेट में पड़ा है डेबिट, बोलो। और ये 40 फिर एसेट में क्या हो गया? क्रेडिट। ये क्रेडिट डेबिट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये डेबिट इधर क्रेडिट हुआ तो अभी एसेट खत्म नहीं हुआ, बल्कि 60 रुपए बच गए, ठीक है। तो ये 60 बचे हैं, इनको डिवाइड करोगे 8 से, लेकिन ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन बनती है, आपने इसको क्या कर देना है? 6/12, तो 4 ही करो ना, 3.75, ठीक है, सही है। तो 4 रुपीज की डेप्रीसिएशन आ गई। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा ये अब एग्जैक्ट फिगर्स होती तो मैच कर जाता बाय द वे। चलो एक काम करो, एंट्रीज तो हो ही गई हैं, जरा मुझे बताओ यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर क्या थी? 6 पॉइंट,
आज जरा मुझे कर लेने दो, ये किसी वजह से कर रहा हूँ, वरना एंट्रीज बिल्कुल ठीक है, कुछ प्रूव करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या आया था 2.5, ठीक है जी। ये जरा ऐसे ही दिल कर रहा है मेरा। यहाँ पे क्या आया था 12.5 और यहाँ पे क्या आया था पूरा 5, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया, ज़रा माजरत, मैं कुछ ऐसे दिल कर रहा है प्रूफ करके ही जाऊँ यहीं पे, तो 6.25 था और 2.5 था, ऐसे ही यहाँ पर 12.5 है। बस थोड़ी देर की रिकॉर्डिंग भाई और करनी है हमने, ठीक है, 10 मिनट और पड़ेंगे, ठीक। एक नस के मेरे तो कैमरा मैन ही नस जाने थोड़ी थोड़ी देर बाद जी। एजाज सुबह पहली क्लास में मेरे साथ ही शुरू होता है 7:15 बजे जी बच्चों। और यहाँ पर क्या आ गया 5, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा अच्छा जगह ज़रा तंग है, लेकिन चलो कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो 100 माइनस जी 6.25, आंसर इज बोलो 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 93.75। फिर अब मैं दूसरा जुगाड़ करता हूँ, फिर 93.75 बुक वैल्यू थी, माइनस 12.5 और डेप्शन माइनस हो गई, तो जी 81.25, ठीक है। अपना गुजारा सी चला ही लें। उसके बाद 40 में से माइनस किया हमने जी 2.5, 37.5 आ गया। ज़रा राउंडिंग ख़त्म की है मैंने, कुछ प्रूफ करने का दिल कर पड़ा मेरा, ठीक है। उसके बाद 37.5 में से माइनस करोगे 5, तो आंसर क्या आएगा जी 32.5, ठीक हो गया। ऐसी तरह मेरा दिल कर पड़ा, कोई मसला नहीं था पहले भी सवाल में, 32.5। ऐसे कुछ मैंने कहा जाते जाते एक चीज़ ऐसे ना कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। अब यहाँ भी राउंड करो जी, राउंड ना करो, 3.75 की डेप्रीसिएशन आ गई, ठीक है जी। अब अगली बात अगले सवाल में आए, अगले साल में आए सॉरी, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होनी है, और वो है डेप्रीसिएशन की एंट्री, क्योंकि ना तो एसेट आने की एंट्री होनी है, ग्रांट आने की एंट्री होनी है, ना उसको ट्रांसफर मतलब नेट करने की एंट्री होनी है। तो फिर एक ही एंट्री होगी, और वो क्या है जी, ईयर एंड पर डेप्रीसिएशन। तो 31 दिसंबर 2003 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। वो जो 60 था ना 60, उसको डिवाइड बाय 8 करें और फ्रैक्शन नहीं लगाना, कितना बना 7.5, ठीक है जी। चल अब इसके भी एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स 2003 और 2002 के पीएनएल में क्या जाएगा, और इनकम कितों आई, ठीक है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ले जाते हैं जी। जी 2002 में 3.75 का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया, ठीक है। 2003 में भी चलो लिख दो 7.5 का एक्सपेंस आ गया। बैलेंस शीट की बारी आई तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में आपका प्लांट नजर आएगा, प्लांट बोलो, और नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड ग्रांट कहाँ है, ख़त्म कर दी थी, एसेट कैरिंग अमाउंट में से नेट कर दी थी। तो इसका मतलब प्लांट जो आया था 100 का, वो उसमें से 40 माइनस होकर कितना रह गया था 60। ज़रा यूँ कर देता हूँ, ज़रा आसानी रहेगी, वहाँ तो ज़रा जगह तंग थी। तो 2002 की अगर बात करूँ तो 100 रुपीज़ का प्लांट आया था, 40 से क्रेडिट हो गया। जब हमने ग्रांट की कैरिंग अमाउंट को, ग्रांट को एसेट की कैरिंग अमाउंट में से नेट किया, तो बच गया कितना 60, ठीक है। ये जो 60 था,
इसमें से फिर इसको डेप्सिट करके इसमें से डेप्सिट एक्सपेंस निकाला 3.75, आंसर 56.25। फिर 2003 आया तो ठीक है 56.25 ही पकड़ लो, इसमें से 7.5 माइनस कर दो 48.75। तो ये दोनों अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशंस हैं, दोनों ही अलाउड हैं। और अल्टरनेटिव जब कोई चीज़ होती है तो मतलब उसका नेट में कोई इम्पैक्ट डिफरेंट नहीं होता, नेट में देखा जाए तो चेक करें। इधर अगर हम देखें तो 6.25 का एक्सपेंस है और 2.5 की इनकम है, नेट करें तो नेट में 3.75 का एक्सपेंस बन रहा है, यहाँ पे भी तो वही है। अच्छा, एसेट और लायबिलिटी अपोजिट चीज़ें हैं, नेट करें 93.75 37.5, इसीलिए तो राउंडिंग खत्म की थी, तो 56.25 में नेट में एसेट पर है। ऐसे ही अगले साल के अंदर भी है। तो जब प्रेजेंटेशन के दो ऑप्शंस होते हैं तो नेट में इनमें आंसर में फ़र्क नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। डायरेक्ट मेथड क्यों कह रहा हूँ जी मैं, डायरेक्ट मेथड क्यों कहा मैंने, क्या वजह होगी इसको डायरेक्ट मेथड कहने की, बताएं सोचकर जी। क्योंकि डायरेक्टली नाम से, नाम लेकर इनकम रिकॉर्ड हुई है, जबकि यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से एक्सपेंस कम करके, यानी ग्रांट इनकम कैसे रिकॉर्ड हुई है, बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। यानी क्या कर दिया हमने, एसिड को कम कर दिया। जब एसिड कम किया तो उस वजह से क्या हो गया, डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड आ गई। तो रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन का मतलब, एक्सपेंस कम होने का मतलब भी एक तरह का फायदा ही होता है ना। तो इनकम तो रिकॉर्ड हुई लेकिन बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड एक्सपेंस हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। इसको क्या कहते हैं जी, इनडायरेक्ट मेथड। कि आपकी जो ग्रांट इनकम थी वो डायरेक्टली आपकी नाम से नहीं रिकॉर्ड हुई, बल्कि इनडायरेक्ट मेथड, बल्कि वो इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन वो रिकॉर्ड हुई है, ठीक है जी। अब आपके ख्याल में कौन सी बेटर है प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन बेहतर पहले वाली, तानू में बाद वाली चंगी लग रही। लेकिन एक बात बताऊं, जब रीपेमेंट ऑफ ग्रांट की बात आएगी तो उसी की काउंटिंग आसान है, इसमें फिर थोड़ा सा मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये जनाब आपकी एसेट रिलेटेड ग्रांट्स हैं, ठीक है। क्या है जी ये, एसेट रिलेटेड ग्रांट। अब इधर देखें जी, आज पार्ट बी आए या रहने दें, कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी भाई? आए 2 घंटे की तो पहले ही रिकॉर्डिंग हो गई। थोड़ी सी हिम्मत करें, अगर पार्ट बी कर लें तो। इसमें दूसरा सवाल मैं अगर दे दूं तो ये एक्सपेंस रिलेटेड ग्रांट सब कुछ, चलो ठीक है, बस ठीक है जी, पार्ट बी आज नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी को रिवाइज करके आइएगा, IAS 23 तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। उस चैप्टर में सिर्फ अब गवर्नमेंट ग्रांट वाला पोर्शन रह गया, बाकी सारा चैप्टर आपने पढ़ लेना है, चैप्टर 2, ठीक है। और उसके जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिलते हैं आप करना शुरू कर दें। वैसे अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स के किए हैं, 40 और 16 के किए हैं आपने? सारे सवाल हो गए। ACC हब को भी ओपन करो ना, 6-7 किए हो गए, फिर कोई चीज़ रह गई, अब कहाँ से लाऊं सवाल? सवाल तो यही थे जो अब सारे हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से चलते रहना, साथ के साथ काम करते रहना, ओके। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, चलें अल्लाह खैर करे, ठीक है जी। आज फिर पार्ट बी, दिल तो बड़ा कर रहा है लेकिन रहने देते हैं, ठीक है। आज आपको रिलैक्स करता हूँ मैं, ओके। हाँ, आज आप रिलैक्स हों, कल इंशाल्लाह फिर देखेंगे को पार्ट बी हुआ तो, नहीं तो परसों सही। तो 1-2 दिन ज़रा नए बच्चे अभी आ रहे हैं ना, तो उनको ये ना लगे कि हर रोज़ ही पार्ट बी होता है। इनको ज़रा थोड़ा सा दादू लगा के ना ज़रा, हैं, जब जिनको आदत हो जाएगी पढ़ने की, पार्ट बी तो नहीं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।